12 रूल्स ऑफ लाइफ इंट्रोडक्शन। हेलो दोस्तों। रूल्स या नियम एक ऐसी चीज है जो शायद हर किसी को पसंद ना हो, लेकिन जब लाइफ में ये होते हैं ना, तो उसे एक डिसिप्लिन में बांध देते हैं। इस सीरीज में हम बात करेंगे जिंदगी जीने के कुछ ऐसे ही नियमों के बारे में जो हमारी लाइफ को एक नई दिशा दे सकते हैं। इस सीरीज में, जो कि एक समरी है जॉर्डन पीटरसन की किताब 12 रूल्स ऑफ लाइफ की, हम जानेंगे और समझेंगे लाइफ के ऐसे 12 रूल्स जो आपकी लाइफ को एक डिसिप्लिन्ड वे में बदल देंगे। देखिए, देखा जाए तो हर इंसान की ज़िंदगी में परेशानियां तो हैं, और ये हमारी ज़िंदगी का अब हिस्सा बन चुकी हैं। अब इससे बचने के दो ही तरीके हैं। पहला, या तो आप सुइसाइड कर लें और काम ख़त्म, और दूसरा कि हम उनका डट कर सामना करें। जिस तरह की भाग दौड़ और थका देने वाली ज़िंदगी में हम जी रहे हैं ना, ऐसे में हर किसी के अंदर कुछ ऐसा है जो उन्हें कभी एक बुरा इंसान बना देता है। पीटरसन कहते हैं कि ये सोचना बहुत अच्छा है कि लाइफ का मतलब खुशी है, लेकिन जब आप दुखी होते हैं तो क्या होता है? खुशी एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। जब ये आए तो इसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें, लेकिन ये मोमेंट्री और अनप्रिडिक्टेबल है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका आप एम कर सकें, क्योंकि ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है। और यदि हैप्पीनेस ही जीवन का पर्पस है, तो दुखी होने पर क्या होता है? तब आप अनसक्सेसफुल या फेल होते हैं। इस सीरीज में हम सुनेंगे और समझेंगे कि इंसान कुछ एथिक्स और मीनिंग के साथ पैदा हुआ है, और उसे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और इसके लिए उसकी पर्सनल इंटरेस्ट्स बीच में नहीं आनी चाहिए। हमें ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों की इच्छा करनी चाहिए जो लाइफ को एक मीनिंग देती हैं। ऐसी ही बहुत सी बातें बाइबल में हैं, हैरी पॉटर में कही गई हैं, पिनोकियो और लायन किंग में भी कही गई हैं। क्योंकि देखिए, ये माना जाता है कि एक इंसान को एक पीड़ित बने रहने से बचना चाहिए और अपनी लाइफ को एक ऐसे तरीके से जीना चाहिए जिसमें तुरंत मिलने वाले मोमेंटरी सेटिस्फैक्शन और नेचुरल और परवर्स डिज़ायर्स को रिजेक्ट किए जाने की ताकत हो। साथ ही हम सुनेंगे कि किस तरह से हमारी अपब्रिंगिंग इग्नोर करती है सेक्सुअल डिफरेंसेस को, मेल फीमेल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को, और कैसे हमारे अंदर रिस्पेक्ट की कमी है। पर साथ ही इस समरी में हम सीखेंगे उन बहुत से तरीक़ों के बारे में भी जो कि हमें किसी भी बुरे से बुरे ट्रैजिक इवेंट और उसकी मेमोरीज से बाहर निकलने में मदद करते हैं। ऐसे इवेंट्स जिन पर हमारा कभी कोई कंट्रोल नहीं होता। इसमें हम जानेंगे कि किस तरह से आप एक ऐसे इंसान बन सकते हैं जो हर चीज़ पर नज़र रखता है और ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों और मोमेंट्स को एंजॉय कर सकता है। अगर बात करूं तो पॉइंट्स में हम सीखेंगे जिंदगी जीने के 12 नियम जो हैं। पहला, अपने कंधे सीधे तान कर खड़े रहिए, मतलब तैयार रहिए जिंदगी के हर चैलेंज के लिए। दूसरा, ये समझिए कि आपको खुद को एक ऐसे इंसान की तरह ट्रीट करना है जिसकी आपको सहायता करनी है। तीसरा, दोस्त वो बनाइए जो वाकई आपका भला चाहते हो। चौथा, अपने आप को खुद से कंपेयर कीजिए, ना कि किसी और से। आप कल क्या थे और आज क्या हैं, ये कंपैरिजन ज़रूरी है। पांचवा, अपने बच्चों को कुछ भी ऐसा मत करने दीजिए जिससे आप उन्हें नापसंद करने लगें। छठा, किसी और को जज करने से पहले या किसी और को सलाह देने से पहले खुद को सही कीजिए। सातवां, वो करिए जिससे आपकी लाइफ को एक उद्देश्य या दिशा मिलती है। आठवां, सच बोलिए, या ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम झूठ तो मत बोलिए। नवां, हमेशा सोच के चलिए कि जिसे भी आप सुन रहे हैं उसे कुछ ऐसा पता है जो आपको नहीं पता, तो कुछ तो सीखने को मिलेगा। 10वां, कम बोलिए लेकिन मतलब का बोलिए, यानी कुछ ऐसा जो दूसरे सुनना चाहें। 11वां, जब बच्चे स्केटबोर्डिंग कर रहे हों तो उन्हें परेशान न करें, उन्हें सीखने दें। और आखिरी यानी 12वां, जब भी आप किसी बिल्ली को रास्ते पर देखें तो उसे पाल लें, यानी सीखें जीवन में सामाजिक और असामाजिक होने की कला। इन 12 नियमों के साथ, जिन्हें लोगों ने जीसस के 10 कमांडमेंट से कंपेयर किया है, हम बहुत कुछ ऐसा सीखेंगे जो जीवन जीने का हमारा तरीका और नज़रिया दोनों बदल देगा। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी भारती। आप मेरे साथ सुन रहे हैं इस बुक की ऑडियो बुक समरी। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं लाइफ रूल्स का एक अनोखा सफ़र। आप आ रहे हैं ना? बी कॉन्फिडेंट इन योर पोस्चर। हेलो दोस्तों, मैं हूँ पल्लवी भारती। हम एक नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं जहाँ हम जानेंगे और सीखेंगे जीवन जीने के ऐसे नियम जिन्हें शायद सुना तो हम सबने होगा, पर उन्हें कभी अपना नहीं पाए, क्योंकि हमने उन्हें ना सीखा नहीं।
ये सीरीज समरी है जॉर्डन पीटरसन की किताब 12 रूल्स ऑफ लाइफ की, यानी जीवन जीने के 12 नियम। सोचकर थोड़ा सा अजीब लगता है ना कि क्या वाकई जिंदगी नियमों में बांधी जा सकती है? क्या इन नियमों को फॉलो करके हमें खुशी मिल सकती है? पर इन सब के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि हम जो ढूंढ रहे हैं जिंदगी में वो क्या है, और आखिर किस तरह हमें खुद को इस लायक बनाना है कि हम उसे हासिल कर सकें। तो ये 12 रूल्स उन्हीं चीज़ों के बारे में हैं जो हमें शायद ये जानने में मदद करते हैं कि आखिर हम चाहते क्या हैं और उसे हासिल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले नियम की, जो हमें कहता है कि हमें सबसे पहले तो अपने कंधों को सीधा करना होगा। सुनकर काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है ना? तो समझिए कि हमारी ज़िंदगी वही है जो कि हमारा दिमाग हमें बनाता है। एक इंसान का दिमाग एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है कि क्या किसी इंसान को सक्सेस मिलेगी या वो सक्सेसफुल नहीं होगा, स्पेशली बहुत ही टफ और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट सिचुएशंस में। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि किसी भी फाइटिंग सिचुएशन में हमें अपने दिमाग को एक बेहतरीन फ्रेम में ढालना बहुत ज़रूरी है। मतलब हमें और हमारे दिमाग को ये पता होना चाहिए कि किस तरह की सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। इसके लिए ज़रूरी है हमारा पर्सपेक्टिव, यानी कि दृष्टिकोण। जब आप किसी भी सिचुएशन को एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के साथ बी कॉन्फिडेंट इन योर posture। हेलो दोस्तों, मैं हूँ पल्लवी भारती। हम एक नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं जहाँ हम जानेंगे और सीखेंगे जीवन जीने के ऐसे नियम जिन्हें शायद सुना तो हम सबने होगा, पर उन्हें कभी अपना नहीं पाए क्योंकि हमने उन्हें ना सीखा नहीं। ये सीरीज समरी है जॉर्डन पीटरसन की किताब 12 रूल्स ऑफ लाइफ की, यानी जीवन जीने के 12 नियम। सोचकर थोड़ा सा अजीब लगता है ना कि क्या वाकई जिंदगी नियमों में बांधी जा सकती है? क्या इन नियमों को फॉलो करके हमें खुशी मिल सकती है? पर इन सब के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि हम जो ढूंढ रहे हैं जिंदगी में वो क्या है, और आखिर किस तरह हमें खुद को इस लायक बनाना है कि हम उसे हासिल कर सकें। तो ये 12 रूल्स उन्हीं चीज़ों के बारे में हैं जो हमें शायद ये जानने में मदद करते हैं कि आखिर हम चाहते क्या हैं और उसे हासिल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले नियम की, जो हमें कहता है कि हमें सबसे पहले तो अपने कंधों को सीधा करना होगा। सुनकर काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है ना? तो समझिए कि हमारी ज़िंदगी वही है जो कि हमारा दिमाग हमें बनाता है। एक इंसान का दिमाग एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है कि क्या किसी इंसान को सक्सेस मिलेगी या वो सक्सेसफुल नहीं होगा, स्पेशली बहुत ही टफ और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट सिचुएशंस में। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि किसी भी फाइटिंग सिचुएशन में हमें अपने दिमाग को एक बेहतरीन फ्रेम में ढालना बहुत ज़रूरी है। मतलब हमें और हमारे दिमाग को ये पता होना चाहिए कि किस तरह की सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। इसके लिए ज़रूरी है हमारा पर्सपेक्टिव, यानी कि दृष्टिकोण। जब आप किसी भी सिचुएशन को एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के साथ डील करते हैं या कन्फ्रंट करते हैं और एक पूरे इक्विप्ड वे, यानी पूरी तरह से तैयार होकर उसका सामना करते हैं, तो यूजुअली उसका रिजल्ट सक्सेस ही होता है। फूड, शेल्टर और स्पेस जैसे लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बेसिक ज़रूरतों के बढ़ते सेट को पूरा करने के लिए इंसानों और जानवरों का आपस में और एक दूसरे के साथ एक बहुत ही कांस्टेंट स्ट्रगल है। और इन स्ट्रगल्स के बीच इंसानों ने अपने लिए कुछ ऐसे सिस्टम्स डेवलप कर लिए हैं जो ये अश्योर करने के लिए ज़रूरी हैं कि किसी भी तरह के कॉस्टली आउटकम्स पैदा न हों। इंसानों के बीच होने वाला ये स्ट्रगल एक डोमिनेंस हायरार्की के कॉन्सेप्ट को जन्म देता है। अनफॉर्चुनेटली ये हायरार्की सिर्फ उन्हीं को फेवर करती है जो लोग इस सीक्वेंस में सबसे ऊपर बैठे हुए होते हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोग इस सीक्वेंस में नीचे हैं उनके लिए ये प्रोसेस बहुत कॉस्टली है। सीक्वेंस में नीचे बैठे लोगों का रिस्पॉन्स काफ़ी कॉस्टली है क्योंकि ये उनके ज़िंदा रहने की नीड्स पर डिपेंड करता है। इतना महंगा होने में उनके रिएक्शंस कठिन परिस्थितियों से बचने में बेहद फ़ायदेमंद हो सकते हैं। इवेंचुअली इन रिएक्शंस का व्यक्ति की ओवरऑल साइकी पर इफ़ेक्ट पड़ता है।
देखिए, अगर बात करें लॉबस्टर्स की, तो लॉबस्टर्स दिखाते हैं कि कैसे डोमिनेंस हायरार्की पर्यावरण का एक इम्पॉर्टेंट फीचर रहा है, जिसे सभी कॉम्प्लेक्स लाइफ्स ने अडेप्ट किया है। इस प्लैनेट पर अधिकांश जानवरों के लिए, यदि आप लो स्टेटस के हैं तो जीवन बहुत अच्छा नहीं है। आपके पास रहने के लिए कहीं जगह नहीं है, कहीं नहीं जाना है, आपका भोजन भयानक है, आपकी मिनिमल रोमांटिक रुचि है, आपके बीमार पड़ने की संभावना ज़्यादा है, जल्दी से उम्र बढ़ने और यंग एज में मरने की संभावना ज़्यादा है। आपके आसपास शोक मनाने के लिए बस कुछ ही लोग हैं। वैज्ञानिकों ने देखा है कि लॉबस्टर बेस्ट आश्रय स्थलों के लिए कंपटीशन करने के लिए अग्रेसिव झगड़े को उकसाते हैं, और ये वास्तव में उनके जीव विज्ञान को बदल देता है। उदाहरण के लिए विजेताओं के पास सेरोटोनिन ऑक्टोपमीन का एक मजबूत रेशियो होता है, जबकि लॉबस्टर के लिए रेशियो कम हो जाता है, जो आमतौर पर हार जाते हैं। जबकि उन लॉबस्टर्स के लिए ये रेशियो कम हो जाता है, जो आमतौर पर हार जाते हैं। इसका मतलब है कि हार्मोन जीत का कारण बनता है। लॉबस्टर्स ऐसा करते हैं एक कॉन्फिडेंट पोस्चर प्रेजेंट करने के अलावा मजबूत और स्वस्थ रहने के लिए। इसके विपरीत उनके काउंटर पार्ट्स अधिक डरपोक हो जाते हैं और डर से बाहर निकल जाते हैं। और जैसा कि आपने शायद देखा है, इस व्यवहार की अक्सर मनुष्यों द्वारा भी नकल की जाती है। जो लोग जीवन में बार बार जीतते हैं, वो अपनी जीत की लय से एक्साइटेड हो जाते हैं, और इससे उन्हें आत्मविश्वास के साथ नई चुनौतियों का सामना करने में आसानी होती है। वास्तव में वो आत्मविश्वास अक्सर उन्हें आगे की सफलता क्रिएट करने में सक्षम बनाता है। इसी तरह जो लोग डिप्रेशन की चपेट में होते हैं या ये महसूस करते हैं कि लाइफ कभी भी उनके फेवर में नहीं है, वो अधिक जोखिम से विपरीत होते हैं और हर सिचुएशन को ऐसे अप्रोच करते हैं जैसे कि वो पहले से ही जानते हैं कि वो फेल होंगे। बदले में उनकी एक आत्मनिर्भर प्रोफेसी बन जाती है, जो उनकी ब्लीक वर्ल्ड व्यू को रीइंफोर्स करती है। पीटरसन ने इस कॉन्सेप्ट को ये कहते हुए समराइज किया कि अपने कंधों के साथ सीधे खड़े होने के लिए जीवन की भयानक जिम्मेदारी को स्वीकार करना है खुली आंखों से। इसका मतलब है कि अपनी विल से पोटेंशियल केओस को रहने योग्य व्यवस्था की रियलिटीज में बदलने का निर्णय लेना। इसका अर्थ है स्वेच्छा से एक उत्पादक और सार्थक वास्तविकता उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बलिदान करना। प्राचीन भाषा में ईश्वर को खुश करने के लिए कार्य करना। इसलिए यदि आप जीवन में आगे बढ़ने या एक टॉक्सिक साइकिल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम आपको सबसे अच्छी सलाह दे सकते हैं। लॉबस्टर की तरह सोचिए। जी हाँ, लोगों को ये बताने के लिए कि आप विनर हैं, उस कॉन्फिडेंस से भरे पोज पर स्ट्राइक करें, और इसे तब तक बनाए रहें जब तक कि आप इसे हासिल नहीं कर लेते। इस सीरीज के अगले भाग में हम सुनेंगे एक ऐसे रूल के बारे में जो हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, अपनी ग्रोथ के लिए क्या करना ज़रूरी है। अब ये तो आप जानना ही चाहेंगे ना, तो आइए बढ़ते हैं अगले चैप्टर पर। हेल्प योरसेल्फ पार्ट 1। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पल्लवी भारती। इस सीरीज में अभी तक हमने सुना कि हमें किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए और उसका डट कर सामना करना चाहिए। लेकिन ये कब हो सकता है, सोच कर देखिए। क्या ये तब संभव है जब आप सारी जिंदगी खुद को दूसरों के लिए डिवोट कर देते हैं? हमें हमेशा लगता है और सिखाया भी जाता है कि हमेशा दूसरों की मदद करो, परोपकार करो, हेल्पफुल नेचर रखो, और ये सब सही भी है। आखिर एक अच्छा इंसान वही है जो दूसरों के काम आए। लेकिन इन सारी चीज़ों और बातों में एक चीज़ जो हम अक्सर भूल जाते हैं दुनिया में, और वो दुनिया में किसी भी चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है आप। आप खुद। वो इंग्लिश कहावत तो आपने सुनी ही होगी, चैरिटी बिगिंस एट होम। और इस संसार में घर शुरू होता है हमसे, यानी हमारा दिमाग, हमारी बॉडी, हमारी सराउंडिंग्स। इस सीरीज में, जो कि समरी है पीटरसन की किताब 12 रूल्स ऑफ लाइफ की, आज हम बात करेंगे हमारे अपने बारे में। सबसे पहले, ये कहावत आपको उल्टी लग सकती है। आखिरकार क्या ये नहीं कहा जाना चाहिए कि दूसरों से वैसे ही प्यार करें जैसे आप खुद से करते हैं? लेकिन जबकि ये निश्चित रूप से कॉमन एक्सप्रेशन है, ये हमारे उद्देश्यों के लिए ऑपोजिट है, क्योंकि अक्सर हम अपने लिए कम, दूसरों की देखभाल करने में बेहतर ज़्यादा होते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अक्सर अपनी खुद की कमियों के बारे में ज़्यादा अवेयर होते हैं, और ये अवेयरनेस सेल्फ हेट का कारण बन सकती है। इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं केओस और ऑर्डर की। पीटरसन ने इंसान की हैबिट को समझाने के लिए एडम और ईव की बाइबल की कहानी का इस्तेमाल किया है।
उन्होंने इसके थ्रू इंसान की सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ शेमिंग के बिहेवियर के बारे में बताया है। उन्होंने बताया कि जब लोग दूसरों की हेल्प करने का ऑप्शन चुनते हैं तो उनकी एक सेल्फलेस डिज़ायर होती है जो कि अक्सर सोसाइटी के एक्सपेक्टेड नॉर्म्स से बहुत ज़्यादा होती है। पीटरसन इसे सेल्फ डिस्ट्रक्शन के एपेटाइट के एक्शन के साथ जोड़ते हैं। कुछ लोग हमेशा जितना चबा सकते हैं उससे अधिक काट रहे हैं और ऐसे लोग खुद को अननेसेसरी और एक्सेसिव बर्डन के साथ वे डाउन कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन की या सेल्फ डाउट की, तो ज़रूरी है कि हम उसके कारणों के बारे में भी जानें। जैसा कि हम उन सभी कारणों पर ध्यान फोकस करते हैं जिनसे हम खुद को इन्फीरियर मानते हैं, हम कन्विंस हो जाते हैं कि हम सेल्फ केयर, काइंडनेस या पॉजिटिविटी के लायक नहीं हैं। इस वजह से हम अपनी सारी पॉजिटिव एनर्जी उन लोगों पर केंद्रित करते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं, विशेष रूप से हमारे साथी और पालतू जानवर, और ख़ुद को वही काइंडनेस देने से निगलेक्टेड रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लोग अपने कुत्तों को बचाने के लिए गोलियां देंगे, लेकिन जब अपने लिए करना हो तो मना कर देंगे। आपको अपने भविष्य पर विचार करने और सोचने की ज़रूरत है। अगर मैं अपनी देखभाल ठीक से कर रहा होता तो मेरा जीवन कैसा दिखता? कौन सा करियर मुझे चुनौती देगा और मुझे प्रोडक्टिव और हेल्पफुल बना देगा? अगर इस बात को हम और ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करना चाहें तो हम ईडन गार्डन की कहानी को देख सकते हैं। ईडन गार्डन की कहानी से पता चलता है कि हम सभी ओरिजिनल सिन यानी पाप से प्रभावित हैं, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है। आप या तो स्वर्ग की तलाश कर सकते हैं या नर्क में घसीटे जा सकते हैं। हाँ, आपका स्वभाव शर्मीला पापी है, लेकिन भगवान के लिए बस थोड़ी सी कोशिश करें। अपनी सेल्फ पिटी से बाहर निकलने के लिए, या कहें कि हमारे पिटीफुल होल से बाहर निकलने के लिए, हमें दूसरों का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए इंतज़ार करना बंद कीजिए। सीरीज़ के अगले एपिसोड में हम इसी बारे में और बात करेंगे कि आखिर क्यों हम ऐसे हैं और क्यों ज़रूरी है कि हम हर चीज़ से पहले खुद को रखें। आफ्टर ऑल, जैसा कि हमने पहले कहा कि चैरिटी बिगिंस एट होम, और हमारा होम है हम खुद। तो इसलिए पहले खुद का ख्याल रखें। आइए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर। हेल्प योर सेल्फ फर्स्ट, पार्ट 2। हेलो दोस्तों। जिंदगी जीने के नियमों की बात करें तो यकीन मानिए, नियमों में बंधा हुआ जीवन, या कहें कि कुछ नियमों का पालन करने से हम वाकई अपनी ज़िंदगी को अपने खुद के लिए बहुत आसान बना लेते हैं। और ये आसान ज़िंदगी हमें वो देती है जो शायद हम सब ढूंढ रहे हैं, सुकून या कंटेंटमेंट। इस सीरीज़ में, जो कि समरी है किताब 12 रूल्स ऑफ लाइफ की, हम बात कर रहे हैं पीटरसन के द्वारा दिए गए ऐसे नियमों की जो अगर ज़िंदगी में अपना लिए जाएं तो ज़िंदगी को शायद भरपूर और चिंता फ्री तरीके से जिया जा सकता है। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे ऐसे ही एक रूल के बारे में जिसमें हमने जाना कि दुनिया में किसी और के लिए कुछ भी करने से पहले ज़रूरी है अपने खुद के लिए एक अच्छी ज़िंदगी बनाना, या और आसान शब्दों में कहें तो किसी और से पहले खुद का ख्याल रखना। पर इन सबसे पहले हमें ये भी समझना है कि ज़िंदगी हमारे हिसाब से तो नहीं चलती। हम जिंदगी जीने के तरीकों के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अगर चाहें तो उसी तरीके से वो हमेशा चलती रहे तो ये तो पॉसिबल नहीं है। लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, इसलिए ज़रूरी है कि हम हर कठिन परिस्थिति के लिए तैयार रहें। लेकिन इसके लिए आप उसकी चिंता में जीना छोड़ दें, ये तो बिल्कुल गलत है। पीटरसन ने कहा है कि हम कोई भी हों, कालाहारी रेगिस्तान में रहने वाले या वॉल स्ट्रीट बैंकर, कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण में होती हैं और कुछ चीज़ें नहीं होती। वो आगे कहते हैं कि जब हम अपने आप को कुछ ऐसी चीज़ को ठीक करने में लगा देते हैं, या पूरी तरह से किसी ऐसी चीज़ को ठीक करने में जुट जाते हैं जो कि हमारे वश में नहीं है, तो खुद को ऐसा करने के लिए बाउंड करना है, या इस बाउंडेशन की भावना ही किसी भी इंसान को एंड में एक विनाश या डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाती है। इसलिए किसी भी इंसान के लिए ये ज़रूरी है कि वो बजाय इसके कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ उठा सके, ये सीखे कि जीवन में कुछ परिस्थितियों में पीछे हट जाना ही सही होता है, और यही ज़रूरी भी है। ईस्टर्न फिलॉसफी डुअलिटी ऑफ नेचर पर अपनी टीचिंग्स के माध्यम से इन टॉक्सिक पैटर्न्स को एक्सेप्ट कर लेता है। ये न्यांग सिंबल, जो कि हम सब ने ही देखा होगा, एक डार्क साइड और एक लाइट साइड का रिप्रेजेंटेशन करता है, जिसका मतलब ये है कि हर साइड में कम से कम दूसरे का संकेत होता है, और ना ही दूसरे के बिना वो एग्जिस्ट कर सकता है। ईस्टर्न फिलॉसफी ये भी मानती है कि दोनों को गले लगाकर और दोनों के बीच एक हेल्थी बैलेंस की तलाश करके ही
हार्मनी को प्राप्त किया जा सकता है। माता पिता और उनके बच्चे के उदाहरण से समझें तो एक्सट्रीम्स को अवॉइड करके ये बैलेंस प्राप्त किया जा सकता है। मान लीजिए कि एक माता पिता अपने बच्चे के लिए केवल सर्वश्रेष्ठ चाहते थे और इसीलिए वो अपने बच्चों को कुछ भी बुरा अनुभव करने से रोकने के लिए हमेशा ही जागरूक करते रहते हैं। हालांकि अगर वो अपने बच्चे को बचाने में बहुत दूर जाते हैं और इस तरह उन्हें दुनिया के बारे में सीखने या नए अनुभवों की खोज करने से रोकते हैं, तो फिर वो एक ऑपोजिट एक्सट्रीम की ओर बढ़ रहे होंगे। नेगेटिव इफेक्ट से सुरक्षित रहने की बजाय उनका बच्चा बस स्टाइफल्ड महसूस करेगा और स्वतंत्रता की भावना को फिर से पाने के लिए और ज़्यादा एक्सट्रीम तरीकों से विद्रोह कर सकता है। पीटरसन का कहना है कि यदि मैं किसी का मित्र, परिवार का सदस्य या प्रेमी हूँ, तो मैं मॉरल रूप से अपनी ओर से उतना ही कठिन बार्गेन करने के लिए obliged हूँ जितना कि वो उनकी ओर से हैं। पीटरसन का आर्ग्यूमेंट उन लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए वैलिड है जिनकी आप परवाह करते हैं, लेकिन वो ऐसा करते समय खुद की देखभाल जारी रखने की इम्पोर्टेंस का मेंशन करने में फेल रहता है। इन एक्सट्रीम सीमाओं में से कोई भी हेल्थी नहीं है। इसलिए जब आप अपने खुद के जीवन में संतुलन चाहते हैं, तो याद रखें कि डार्क साइड की ओर बहुत दूर न जाएं या परफेक्शन के प्रयास में ओवरबोर्ड न जाएं। परफेक्ट होना इम्पॉसिबल है और chaos ना अनअवॉइडेबल है। इसलिए अनअवॉइडेबल से लड़ने में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद न करें। इस सीरीज के अगले भाग में हम बात करेंगे दोस्तों की, यानी वो लोग जो हमारे आसपास का वातावरण है, जो हमें और हमारे जीवन की अहम सोच को अफेक्ट करते हैं और हमें जीवन की बहुत सारी बातें सिखाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। चूज योर फ्रेंड्स वाइजली, पार्ट 1। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पल्लवी भारती और आप मेरे साथ सुन रहे हैं ये ऑडियो बुक समरी। अच्छा, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके फ्रेंड्स जो कहते हैं वो आपके ध्यान में आने से पहले ही आपकी वोकैबुलरी में कैसे फिट हो जाता है? ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा समय आप लोगों के आसपास बिताते हैं, उतना ही ज़्यादा आप उनकी चीज़ें अपना लेते हैं, या ये कहें कि उतना ही ज़्यादा उनका आपके दिल और दिमाग पर असर पड़ता है। चलो, ये तो मामूली सी बात है और इसमें कोई ख़ास सरप्राइज़ भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों के साथ जितना ज़्यादा समय बिताते हैं, उतना ही ज़्यादा उनका आपकी मेमोरी और आपकी लाइफ पर असर पड़ता है। 12 रूल्स ऑफ लाइफ किताब की इस समरी में हम बात करने जा रहे हैं हमारी लाइफ के एक ऐसे एलिमेंट की जो हम सबकी ज़िंदगी का एक इनसेपरेबल पार्ट है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे दोस्तों की, या वो लोग जो हमारे आसपास रहते हैं, जो कि हमारी सराउंडिंग बनाते हैं। तो ज़रूरी ये है कि हम अपने लोगों को, यानी अपने दोस्तों को सोच समझ कर चुनें। इसलिए अपने दोस्तों को सिलेक्ट करते समय अगर हम उन्हें उनके स्पीच पैटर्न के आधार पर सिलेक्ट करते हैं, तो ये हार्मलेस हो सकता है। और यदि आप देखते हैं कि आपके दोस्तों की टॉक्सिक आदतें और लक्षण आपको भी अफेक्ट कर रहे हैं, तो ये वाकई में चिंता का कारण हो सकता है। पीटरसन इस नियम के बारे में साइकोलॉजिकल विचारों में डाइव इन करते हैं और एक प्रॉमिसिंग इन डेप्थ एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं जो लोगों की टॉक्सिक संबंध बनाने की टेंडेंसी से मजबूत होता है। ऐसे बहुत से कारण हैं जो व्यक्तियों को ऐसे व्यक्तियों से फ्रेंडशिप करने से रोकते हैं जो हानिकारक हो सकते हैं। हम अक्सर अपने दोस्तों को सामान्य बेनिफिट्स या कॉमन शेयर्ड सेंस ऑफ ह्यूमर जैसे सतही क्राइटेरिया के मीडियम से चुनते हैं। हम हमेशा इस बात पर विचार करने के लिए रुकते नहीं हैं कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त किस प्रकार का व्यक्ति है, और ना ही हम हमेशा उस इम्पैक्ट पर रिफ्लेक्ट करते हैं जो जहरीली आदतों पर पड़ सकता है, जो कि हमारा पर्सनल डेवलपमेंट अफेक्ट करता है। और पीटरसन के हिसाब से इन सभी कारणों में सबसे प्रोमिनेंट कारण है दोस्ती में ऑब्जेक्टिविटी की कमी। हम अक्सर किसी से दोस्ती करने से पहले ऐसे बहुत से कारणों को नज़रअंदाज कर देते हैं या अपनी लिस्ट में रखते ही नहीं हैं। उदाहरण के लिए, उन इनिशियल फैक्टर्स को समझना आवश्यक है जो कि व्यक्ति की मदद करने से पहले ऐसे सर्कमस्टांसेस की ओर ले जाते हैं। जब आप किसी को बचाना चाहते हैं, तो पहले जांच कर लें कि वो परेशानी में क्यों है। ये मत समझिए कि वो अनजस्ट सर्कमस्टांसेस और एक्सप्लॉइटेशन के महान शिकार है। यदि आप विक्टिम की ओर से बिना किसी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के उनके साथ हुई हर चीज़ मान लेते हैं, तो आप उनसे एजेंसी और उनकी पर्सनल पावर छीन लेते हैं। पीटरसन का दावा है कि आपको केवल ये नहीं मानना चाहिए कि वो अनजस्ट सर्कमस्टांसेस और एक्सप्लॉइटेशन का शिकार है। इस मामले में रिश्ते में ऑब्जेक्टिविटी होगी, जो कि इंश्योर्ड होगी। हम सब इंसान हैं, नॉर्मल बीइंग हैं, बस हम में से कुछ बेहतर प्राणी हैं।
ज़रूरी है कि हम दोनों में अंतर बताना सीखें और समझें कि कुछ लोग मदद से परे हैं। वो केवल अच्छे लोगों की मदद करने की टेंडेंसी का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। और जैसा कि दो तो व्यस्की ने ठीक ही ऑब्जर्व किया है, ऐसे लोग आपको अपने लेवल तक नीचे खींच लेंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम विनर्स के साथ बने रहें। अगर लोग पंगा लेने के लिए एडमेंट हैं, तो उन्हें ऐसा करने दें। उनका डिवाइन पर्पस से कोई लेना देना नहीं है। बस आपको अपना काम करना चाहिए, यानी कि हमेशा कोशिश करें कि अच्छे दोस्त बनाएं। आफ्टर ऑल वो कहते हैं ना, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इस सीरीज के अगले भाग में इसी आइडिया को आगे बढ़ाते हुए हम जानेंगे कि हमें दोस्तों की ज़रूरत क्यों है और आखिर किस तरह के दोस्त बनाना हमारे लिए सही है और उनकी हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। अगले चैप्टर पर आप आ रहे हैं ना? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पल्लवी भारती और आप मेरे साथ सुन रहे हैं 12 रूल्स ऑफ लाइफ की ऑडियो बुक समरी। देखिए, हम सब जानते हैं कि फ्रेंड्स होने का एक पर्पस होता है लाइफ में। अन्य लोगों में मीनिंग खोजना एकमात्र ऐसा सोल्यूशन है जिसका उपयोग कई लोग मॉडर्निटी के रेपिटेशन और बोर्डम से निपटने के लिए करते हैं। जिंदगी में दोस्त होना जितना ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे और सही दोस्त होना। सीरीज के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कैसे दोस्त बनाने चाहिए और उन्हें किस तरह से चुनना चाहिए। मजबूत नींव पर दोस्ती डेवलप करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आमतौर पर सबसे स्वस्थ और फायदेमंद होते हैं। दोस्तों को चुनते समय हमेशा उन लोगों को चुनने की सलाह दी जाती है जो किसी की बुराई करने वाले या बुरा करने के बजाय उनका भला करने की सोचते हैं। पीटरसन कहते हैं कि दोस्ती एक रेसिप्रोकल अरेंजमेंट है। आप मॉरल रूप से किसी ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट करने के लिए बंधे हुए नहीं हैं जो दुनिया को बदतर जगह बना रहा है। इस रीज़न के साथ किसी के लिए अपने रिश्तों में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना ज़रूरी है। जब कॉस्ट प्रॉफिट से ज़्यादा हो जाता है, तो अपने लिए क्योटिक दोस्ती को छोड़ना इम्पॉर्टेंट है। यदि किसी व्यक्ति का कोई फ्रेंड है जिसे वो किसी अन्य व्यक्ति का रेफरेंस नहीं देगा, तो रिश्ते को प्रायोरिटी देने या बनाए रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के साथ समय बिताने के बजाय जो आपकी प्रोग्रेस को डिमिनिश करेंगे या आपसे जलन करेंगे, आपको ये एफर्ट करना चाहिए कि कौन आपकी ग्रोथ में हेल्पफुल हो और इंस्पायर्ड हो आपसे। ये ऐसे दोस्त होते हैं जो किसी और के जीवन में वैल्यू ऐड करते हैं। उदाहरण के लिए कई प्रबंधकों और प्रोफेसरों को लगता है कि हाई परफॉर्म करने वाले लोगों के साथ एक ग्रुप प्रोजेक्ट में एक अंडर अचीवर को रखने से वो व्यक्ति रेडी होगा और वो अपने काउंटर पार्ट्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के लिए एनकरेज होगा। हालांकि स्टडीज से पता चला है कि विपरीत प्रभाव वास्तव में ज़्यादा होने की संभावना है और सक्सेसफुल साथियों को नेगेटिव इम्पैक्ट से नीचे लाया जाएगा। और इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आप को पॉजिटिव लोगों से घेर लें जो एक्टिव रूप से अपने जीवन में अच्छी आदतें डेवलप करते हैं। इसलिए याद रखें कि विवेक का प्रयोग करना स्नॉबी या जजमेंटल होने के समान नहीं है। पर्सपेक्टिव मित्रों को उनकी स्टाइल या सोशल इकोनॉमिकल डिफरेंसेस जैसे छोटे फैक्टर्स के कारण डिसमिस करने के बजाय आप एक्टिव रूप से ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो पॉजिटिव बदलाव को अफेक्ट करने में आपकी मदद करेंगे। और इस तरह की पार्टनरशिप की खूबी यह है कि ये म्यूचुअल रूप से लाभकारी है। एक अच्छा दोस्त आपको सेल्फ पिटी में डूबने या नेगेटिव सेल्फ टॉक में शामिल होने की परमिशन नहीं देगा। और जब वो आपको टॉक्सिक बिहेवियर डेवलप करते देखेंगे, तो वो आपको उससे बाहर निकाल लेंगे। और बदले में आप उनके लिए भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि आप दोनों अपने आप को और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी दोस्ती सचमुच आप दोनों को सबसे अद्भुत बनने में मदद करेगी। आप वो हैं जो आपके दोस्त और आपके आसपास के लोग आपको बनाते हैं। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप ये तय करें कि किसे अपना दोस्त बनाना है और उन लोगों को आखिर चुनना कैसे है। ज़रूरी है कि किसी को भी दोस्त बनाने से पहले ये देख लेने की कोशिश कर लेनी चाहिए कि आखिर ये दोस्त हमारा कब तक साथ देंगे और हमारी पर्सनालिटी को किस तरह से इम्प्रूव करेंगे। सो चूज़ योर फ्रेंड्स वाइजली। इस सीरीज के अगले भाग में हम बात करेंगे हमारी अपनी प्रोग्रेस या तरक्की की। हम कल क्या थे और हम आज क्या हैं। हमें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि हम खुद को किस तरह से इम्प्रूव कर रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद है कि आप हमारे साथ अगले चैप्टर तक आ रहे हैं। बी अ बेटर सेल्फ एवरी डे पार्ट 1। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पल्लवी भारती और आप मेरे साथ सुन रहे हैं
इस बुक की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, आपके साथ ये ज़रूर हुआ होगा ना कि जब किसी न किसी बात पर या किसी चीज़ पर या आपके अपने एफर्ट्स पर, आपकी अपनी जीत और हार पर आपको किसी न किसी से कंपेयर किया गया होगा। किया गया है ना? उस कंपैरिज़न ने आपको कुछ दिया या न दिया हो, लेकिन एक चीज़ जो सिखा दी है वो है कंपैरिज़न। ऐसा कितनी बार होता है कि आप कितनी बार खुद को दूसरों की सफलता से तुलना करते हुए पाते हैं, चाहे वो अपने आप को बेटर बनाने के इरादे से हो। और उसके लिए आप ऐसे स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं जैसे ठीक है, कम से कम मैंने उससे बेहतर किया, या इस तरह के कमेंट्स से खुद को डिस्करेज करने के लिए मैं उस प्राइज को कभी नहीं जीतूंगा जैसा कि उसने किया। ये थॉट पैटर्न बियॉन्ड टॉक्सिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपैरिजन प्रोग्रेस का किला है। इस सीरीज के इस भाग में हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन की। कंपैरिजन अगर दूसरों से हो तो ये अक्सर हम पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है, लेकिन यही कंपैरिजन अगर खुद से किया जाए ना, तो ये हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। इसलिए यहाँ ये क्लियर करना इम्पोर्टेंट है कि कंपैरिजन और सेल्फ क्रिटिसिज्म एक ही चीज़ नहीं है। सेल्फ क्रिटिसिज्म हेल्दी है एक हद तक, क्योंकि ये आपको वास्तविक रूप से अपने फ्लॉज और कमियों को आइडेंटिफाई करने और उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए इनवाइट करता है जहां आप सुधार कर सकते हैं। यही हमें एक उज्जवल, अधिक सफल फ्यूचर की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन कंपैरिजन के लेंस से डिस्चार्ज होने पर सेल्फ क्रिटिसिज्म एक अगली टर्न लेता है, क्योंकि खुद से ये पूछने के बजाय कि हम अपने पर्सनल बेस्ट में सुधार करने के लिए क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन हमें दूसरों के स्टैंडर्ड से खुद को एवेल्युएट करने के लिए इंस्पायर करता है। इंटरनल सेल्फ क्रिटिसिज्म व्यक्ति के डेवलपमेंट में अत्यधिक यूजफुल होता है। कहा जाता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी चीज़ में कितने अच्छे हैं या आप अपनी अकम्पलिशमेंट्स को कैसे रैंक करते हैं, वहाँ कोई है जो आपको इनकॉम्पिटेंट बनाता है। इसका सार ये है कि एक व्यक्ति अपनी दृष्टि में शायद परफेक्ट हो सकता है, लेकिन ये तब तक नहीं है जब तक कि दूसरा व्यक्ति अपनी कमियों की पहचान न कर ले। यहाँ तक कि जब लोग अपनी उपलब्धियों से सेटिस्फाई होते हैं, तब भी उन्हें क्यूरियस बने रहना चाहिए और उन एस्पेक्ट्स को पहचानना चाहिए जिनमें सुधार की ज़रूरत है। ये वर्ल्ड व्यू इंक्रीमेंटल विकास के उन मोमेंट्स को ख़त्म कर देता है जो हमारी जर्नी को आकार देते हैं। हमारी प्रोग्रेस को सफलता या असफलता के काले और सफ़ेद फिल्टर के साथ बदल देते हैं। और अगर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हम दूसरों के मेजर्स के बराबर नहीं हैं, तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम असफल रहे हैं। लेकिन सच्चाई के आगे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम एक कदम पीछे हटें और बड़ी तस्वीर देखें, तो हम अपने जीवन के हर हिस्से को क्लियर रूप से देख पाएंगे और उन छोटे पर्सनल माइलस्टोन्स को एक्सेप्ट कर पाएंगे जो हमारे विकास को इंडिविजुअल्स के रूप में डिफाइन करते हैं। हो सकता है कि आपके कॉलीग्स को आपके बजाय वो प्रमोशन मिली हो, लेकिन हो सकता है अपने करियर को प्रायोरिटी देने के बजाय आप अपने परिवार के साथ अपने रिश्ते को डेवलप कर रहे थे, क्योंकि यही आपके लिए सही था। हमें ये समझना होगा कि हर इंसान की ज़िंदगी में अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ों, लोगों और परिस्थितियों की डोमिनेंस होती है। ज़रूरी नहीं कि दो लोगों के सर्कमस्टांसेस एक से हों, या अगर ये सर्कमस्टांसेस एक से हों भी, तो भी दो लोगों की सराउंडिंग और एनवायरनमेंट एक से हों। इसलिए कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। हमें ध्यान देना है खुद पर। हमारा कंपटीशन हम है। सीरीज के अगले एपिसोड में हम इसी आइडिया पर, यानी अपने आप से कंपटीशन के बारे में और डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये ज़रूरी क्यों है। आप बने रहें हमारे साथ। बी अ बेटर सेल्फ एवरी डे, पार्ट 2। हेलो दोस्तों, हम सब ने बहुत से लाइफ मंत्र सुने होंगे, समझे होंगे। चलिए आज एक और ऐसा ही मंत्र सीखते हैं, उसके बारे में जानते हैं, जो है भविष्य की ओर एम करते हुए प्रेजेंट एनवायरनमेंट पर ध्यान देना। जीवन के सभी क्षेत्रों में सक्सेस का एक परफेक्ट नुस्खा है। अकम्पलिशमेंट्स की हायरार्कीज आज डिजिंगली रूप से वर्टिकल है। कौन परवाह करता है कि आप कनाडा के प्रधानमंत्री हैं और कोई और है संयुक्त राज्य अमेरिका। आज आप अपने स्थानीय शहर के साथ कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश इंडस्ट्रीज जिनसे आप कंपटीशन कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। फिजिकल और साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट को सुनना हाई स्टैंडर्ड्स को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है, जबकि संतोष या शालीनता सफलता का दुश्मन है, क्योंकि आप जो लक्ष्य देखते हैं वो डिटर्मिन करता है कि आप क्या देखते हैं। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, और आपको ये बात मान भी लेनी चाहिए कि आप कभी भी उतने स्मार्ट नहीं होने वाले हैं। इसलिए अपनी तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से न करें जो कि आपके हिसाब से स्मार्ट है।
प्रार्थना करने के लिए अपने घुटनों के बल बैठकर शुरुआत करें। भले ही आप भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, नास्तिक केवल वो लोग होते हैं जो होने के सच्चे मार्ग से अंधे हो जाते हैं। वहाँ आप पहले से ही थोड़ा कम बेकार महसूस करते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अधिकांश लोगों में एक इंटरनल क्रिटिक होता है। हालांकि कुछ लोग इस नर्म शांत चित आवाज को डिसमिस कर देते हैं जो उन्हें उस दिशा के बारे में बताती है जिसे उन्हें फॉलो करने की ज़रूरत है। इसमें से कुछ लोग ये भूल जाते हैं कि जहाँ से आप शुरू करते हैं वो उतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता जितना कि उस दिशा की जिसमें आप जा रहे हैं, और उन्हें भविष्य तक पहुंचने के बेस्ट तरीकों की तलाश करने की आवश्यकता है। सेल्फ क्रिटिसिज्म वो उपकरण है जो कैरेक्टर के रिफाइनमेंट और व्यक्तित्व के विकास की ओर ले जाता है। आपको समझना होगा कि आपकी अपनी अलग इम्पोर्टेंस है और अलग समस्याएं हैं, फाइनेंशियल, इंटीमेट, साइकोलॉजिकल। इसलिए आप अपनी खुद की दौड़ चलाएं और अपने बगल की गली में झांकने से बचें। यानी आप अपना खुद का रास्ता बनाएं और उस पर खुद ही चलें। ज़रूरी नहीं है कि आप भी वही करें जो दूसरे कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें और इसके बजाय खुद को अपनी पहले के अकम्पलिशमेंट्स के आधार पर जज करें। इसके लिए खुद से सवाल पूछें कि क्या आप कल की तुलना में आज बेहतर हैं? क्या आप आज से बेहतर कल बनना चाहते हैं? यदि उत्तर हाँ है और ये होना चाहिए, तो ये स्वयं को सही रास्ते पर रखने का रहस्य है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप अपने प्रेजेंट की तुलना अपने पास्ट से करते हैं, तो आप पहचान लेंगे कि आप उन तरीकों से बढ़ रहे हैं जो आपके लिए सही गति से बढ़ रहे हैं, जो आपको सबसे अच्छा लगता है। आप डेवलपमेंट के उन छोटे छोटे क्षणों को स्वीकार करने में सक्षम होंगे जो आपके बेस्ट सेल्फ के विकास में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और आप अपने जीवन के अनूठे पहलुओं को अप्रिशिएट करने में सक्षम होंगे जो आपकी प्रोग्रेस को आपके लिए स्पेसिफिक बनाते हैं। इसलिए अपनी पर्सनल प्रोग्रेस का इवैल्यूएशन केवल उन मेजर्स से करें जो आप पर लागू होते हैं। और जब आप अपनी प्रोग्रेस का इवैल्यूएशन करते हैं, तो आप अपने आप को एक होम इंस्पेक्टर के रूप में सोचें, और एक होम इंस्पेक्टर की तरह आप नीचे से ऊपर तक सब कुछ का इवैल्यूएशन करेंगे, ये डिटर्मिन करते हुए कि कोई समस्या कॉस्मेटिक सुधार है या स्ट्रक्चरल फ्लॉ है। और इसे करने का आसान सा तरीका है, आपको जिस भी चीज़ के लिए ये लगता है कि इसकी आपको ज़रूरत है, तो आप उसकी एक सूची बनाएं जिसे सुधारने की आवश्यकता है, और फिर उस पर काम करें। अपने आप को उसी तरह से रेनोवेट करें जैसे आप किसी घर को करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप वो इंसान बनने पर इतना ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपको होना चाहिए, तो आपके पास दूसरों से अपनी तुलना करने के बारे में सोचने का समय नहीं होगा, और आप अपने आप को उससे थोड़ा ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे जो कि आप कल थे। दोस्तों, इस सीरीज में जो कि समरी है पीटरसन की किताब 12 रूल्स ऑफ लाइफ की, इसके अगले भाग में हम बात करेंगे एक और रूल की जो कि हमें ये बताता है कि समाज में अच्छे भविष्य को बनाने के लिए आखिर हमारे बच्चों को कैसा होना चाहिए, क्योंकि आखिर वही तो है हमारे समाज का भविष्य। आइए चलते हैं अगले चैप्टर पर। आप बने रहें हमारे साथ। रेज योर चिल्ड्रन वाइजली, पार्ट 1। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पल्लवी भारती और आप मेरे साथ सुन रहे हैं 12 रूल्स ऑफ लाइफ की ऑडियो बुक समरी। अच्छा, कितनी ही बार आपसे आपके पेरेंट्स ने कहा होगा ना कि हम तो तुम्हारे दोस्त जैसे हैं, या हमें अपना दोस्त ही समझो। इनफैक्ट एक कहावत भी आपने सुनी होगी, जब बाप का जूता बेटे के पैर में आने लग जाए तो वो दोस्त बन जाते हैं। और भी न जाने क्या क्या, जो ये बताने के लिए होता है कि माता पिता बच्चों के दोस्त होते हैं। कई माता पिता अपने बच्चों के साथ दोस्ती करने का फैसला करते हैं। वो अपने बच्चों की दोस्ती सबसे ऊपर चाहते हैं और इसे पाने के लिए रिस्पेक्ट को भी सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं। लेकिन ज़रा सोच कर देखिए, क्या ये सही है? ये अच्छा नहीं है। किसी भी माता पिता के लिए अपने बच्चों को पालने का सही तरीका जीवन की सबसे बड़ी उलझनों में से एक है। और ये बहुत सारे माता पिता को प्रॉब्लम देता है क्योंकि वो इसे ठीक करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। कुछ माता पिता अपने बच्चों को डिज़ायरेबल बिहेवियर के लिए ट्रेन करने में सफल नहीं होते हैं। बच्चों के बीच डिज़ायरेबल बिहेवियर का डेवलपमेंट एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान होता है, जब वो सोशलाइजेशन के नॉर्म्स को सीखना शुरू करते हैं। हालांकि इस अवधि के दौरान उनके माता पिता उन्हें ठीक करने के लिए सावधान नहीं हो सकते हैं। बाद में माता पिता को केवल तभी पछतावा हो सकता है जब बच्चे के कार्यों और व्यवहारों की शर्मिंदगी हो। आमतौर पर इस बिंदु पर या तो बहुत देर हो चुकी होती है या चेंजेस को लागू करना बेहद मुश्किल होता है।
माता पिता बच्चों के विकास में एक इंटेग्रल भूमिका निभाते हैं और समाज में उनकी पोजीशन का भी ध्यान रखते हैं और कोशिश करते हैं कि वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन सकें। एक तरह से देखा जाए तो हमारे बच्चे दुनिया में खाली स्लेट के रूप में आते हैं। हम अक्सर इस सवाल से पैरालाइज हो जाते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को इम्पैक्ट करने वाले लोगों पर क्या लिखा जाए। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट इनेट ह्यूमन अग्रेशन को स्वीकार करना है। याद रखें कि बच्चे ओरिजिनल सिन के साथ पैदा होते हैं और उनमें बुराई के लिए बहुत बड़ी कैपेसिटी होती है। यानी वो कुछ भी बुरा आसानी से सीख सकते हैं और उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो निर्दोष प्राणी नहीं है। उन्हें अनुशासन की आवश्यकता है। यदि वो बड़े होकर वेग रूप से वर्दी ह्यूमंस बनने जा रहे हैं और यदि आवश्यक हो तो उन्हें थप्पड़ मारिए। हम सभी जानते हैं कि बच्चे एक दूसरे के प्रति कितने बुरे हो सकते हैं। हर किसी के बचपन में कम से कम एक ना एक पॉइंट पर कोई ना कोई बदमाशी की कहानी तो होती ही है। तो क्या हुआ अगर हमारी प्राइमरी चिंता केवल दयालु बच्चों की परवरिश की रही है? नेबाउरर का दावा है कि काइंडनेस पैदा करने के लिए आपके बच्चे का मित्र होने से कहीं अधिक की जरूरत होती है। वास्तव में सफल पालन पोषण ये जोखिम उठाने की मांग करता है कि कई बार आपका बच्चा आपको पसंद नहीं करता है। बच्चों के दोस्त बनो, उन्हें कुछ मत कहो। इस तरह की बातों को नज़रअंदाज करना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ भी हो जाए डिसिप्लिन ही एक ऐसी चीज़ है जो उन्हें ठीक रख सकती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वो माता पिता की शैली का परिणाम बन जाते हैं, जिसका उपयोग घर पर बिताए वर्षों में किया जाता था। पीटरसन कहते हैं कि माता पिता समाज के आर्बिटर्स यानी मीडिएटर्स हैं। वो बच्चों को व्यवहार करना सिखाते हैं ताकि अन्य लोग उनके साथ मीनिंगफुली और प्रोडक्टिव रूप से बातचीत कर सकें। हालांकि ये बात थोड़ी बुरी लग सकती है, लेकिन इस पर विचार करने के लिए कुछ समय दें कि पालन पोषण की ये शैली कैसे चलेगी। आखिरकार यदि आप अपने बच्चे के बीएफएफ होने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो आप नियमों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे, बल्कि आपका काम ये इंश्योर करना है कि वो केवल हमेशा खुश रहें और मज़े करें। और ये आपके बच्चे को एक अच्छी तरह से वेल एडजस्टेड और लाइकेबल अडल्ट बनने में मदद नहीं करेगा। इसलिए हालांकि सीमाएं निर्धारित करना और उन्हें लागू करना मज़ेदार नहीं हो सकता है, लेकिन ये याद रखने में मदद कर सकता है कि आप अपने बच्चे को जीवन के शुरुआती पाठ पढ़ाकर एक महान सेवा कर रहे हैं। सीरीज के अगले भाग में हम सुनेंगे कि किस तरह से अपने बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप इस रूल का पालन करें, और इसके सक्सेसफुल तरह से काम करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं आगे। आप साथ आ रहे हैं ना? रेज योर चिल्ड्रन वाइजली पार्ट 2। हेलो दोस्तों, पीटरसन की किताब 12 रूल्स ऑफ लाइफ की समरी के पिछले भाग में हम बात कर रहे थे बच्चों में डिसिप्लिन की। हम बात कर रहे थे कि माता पिता को अपने बच्चों का दोस्त बनने के बजाय उनमें अनुशासन डालना चाहिए। आखिरकार क्या उनके लिए ये बेहतर नहीं है कि वो एक ऐसे समाज से प्यार करने वाले माता पिता से जिम्मेदारी सीखें जो उन्हें बहुत कम सॉफ्ट तरीके से सिखाएगा। इसलिए यदि आप अपने बच्चे को सर्वश्रेष्ठ बनने में मदद करने के लिए एक्साइटेड हैं, तो आपको सफल पालन पोषण के लिए निबाउर के शीर्ष सजेशंस को मानना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने कुछ ऐसे ही स्टेप्स बनाए हैं। पहला स्टेप, नियमों को लिमिट करने से बचना है। जबकि रूल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, यदि आपके पास बहुत ज़्यादा रूल्स हैं तो आपका बच्चा आपसे डिसअपॉइंट हो जाएगा और महसूस करेगा कि वो ऑब्स्टिकल्स से घिरा हुआ है। आपके मोज़े हमेशा एक जैसे होने चाहिए, या आपको हमेशा इस समय बिस्तर पर होना चाहिए जैसे नियमों के साथ बच्चों के जीवन को कंट्रोल करने के बजाय बिहेवियरल रियल वर्ल्ड के नियमों पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे सम्मान दिखाना, दयालु होना, और जब तक सेल्फ डिफेंस ना करना हो हिंसा का प्रयोग न करना। याद रखें कि ये नियम आपके बच्चे की कोर वैल्यूज़ को आकार देने में मदद करेंगे। और ईमानदारी से, क्या आपके पास एक ऐसा बच्चा होगा जो प्यार करने वाला और रिस्पेक्टेबल हो, या एक छोटा राक्षस जिसके मुंह से हमेशा मेल खाते हो? अगला नियम यह है कि हमेशा कम से कम बल का प्रयोग करना चाहिए, उतना ही जितना ज़रूरी हो। इसलिए मेक श्योर कि आप इक्वल रूप से क्लियर रिजल्ट्स के साथ क्लियर नियम सेट करते हैं और सज़ा को अपराध के लायक बनाने का ध्यान रखते हैं। यानी उतनी ही सज़ा देते हैं जितनी की ज़रूरी हो। ये जानने के लिए कि आपके बच्चे को उनके कामों के कॉन्सिक्वेंसेस को सीखने में मदद करने के लिए कौन सी पनिशमेंट सबसे इफ़ेक्टिव होंगी, इसके लिए भी आपके बच्चे के बारे में इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत होती है। इसलिए उस यूनिक इंसान को जानें और समझें कि कब केवल
वर्बल करेक्शन ही ज़रूरी है और कब उनसे एक हफ्ते के लिए उनका वीडियो गेम दूर कर देना है। तीसरी टिप है यूनाइटेड फ्रंट के रूप में खड़ा होना। यदि आप दो माता पिता हैं तो इंश्योर करें कि आपने अपने बच्चे को ये बताया है कि वो अपना रास्ता पाने के लिए आप दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा नहीं कर सकते। इसी तरह आपको इंश्योर करना होगा, आप अपने साथी को सपोर्ट करना इंश्योर करें, भले ही वो गलतियां करें। गलतियों को प्यार से स्वीकार करना और उन पर एक साथ काम करना विकास और खुशहाल घर की कुंजी है। अपने बच्चों पर माता पिता के प्रभाव की शुरुआत दुनिया की शुरुआत के साथ ही हो गई थी। कोई धार्मिक आधार पर यह दावा करके भी रीजन दे सकता है कि बाइबल तर्क देती है कि ये माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को दिशा प्रदान करें। इसे हिस्टोरिकल उदाहरणों पर आधारित आर्ग्यूमेंट्स के लिए एक पॉइंट के रूप में यूज करें। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और अजीब व्यवहार करना शुरू करते हैं, माता पिता शिकायत करना शुरू कर देते हैं। कुछ मामलों में माता पिता उन तकनीकों और शैलियों को समझने में फेल होते हैं जिनका वो उपयोग करते हैं, जो उनके बच्चों में रिफ्लेक्ट होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट गिफ्ट जो माता पिता अपने बच्चों को दे सकते हैं वो है उन्हें दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना, उनमें अच्छी नैतिकता और अनुशासन पैदा करना। इसलिए जैसा कि आपसे कहा गया है कि आप ये समझें कि ज़रूरी क्या है, और ज़रूरी ये है कि आपके बच्चों में एक अनुशासन हो जिससे वो अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकें और वो अपने आप को एक काबिल समाज का हिस्सा बना सकें। इस सीरीज की समरी के अगले पार्ट में हम बात करेंगे एक ऐसे रूल के बारे में जो कि एक रूल से ज़्यादा हम सबके जीवन की सच्चाई है, और जहां हम जानेंगे कि लाइफ फेयर नहीं है, और साथ ही वो नियम जिनके हिसाब से हमें जीवन जीना पड़ता है। तो आइए बढ़ते हैं अगले चैप्टर पर। आप कहीं मत जाइएगा। लाइफ इज़ नॉट फेयर पार्ट वन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पल्लवी भारती और आप मेरे साथ सुन रहे हैं 12 रूल्स ऑफ लाइफ की ऑडियो बुक समरी। देखिए, जब भी हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है तो जाने अनजाने हम सारा का सारा दोष अपनी किस्मत या कुदरत पर डाल देते हैं, है ना? अच्छा, आपको पता है कि आप ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है किसी भी सिचुएशन से निकलने का, या यूँ कहें कि उससे बचने का। कितनी बार जीवन में ऐसा होता है कि जब कोई अपॉर्चुनिटी हमारे सामने होती है पर हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते और बाद में उसके लिए पछताते हैं। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? आपको लगेगा शायद नहीं, या शायद हाँ। लेकिन हम इसके लिए कर ही क्या सकते हैं? हमें समझना होगा कि वो हम ही हैं जो इसके बारे में कुछ भी कर सकते हैं। और इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि लाइफ अनफेयर नहीं है। वो हम हैं जो इसको एक अच्छे पर्सपेक्टिव से नहीं देख पाते। पीटरसन की किताब 12 रूल्स ऑफ लाइफ की इस समरी के इस पार्ट में हम बात करने जा रहे हैं एक रूल की, जो हमें समझाएगा कि किसी और को दोष देने से पहले या किसी और चीज़ की बुराई ढूंढने से पहले हमें अपनी लाइफ में और चीज़ों में सुधार लाना चाहिए। कैन और हाबिल की कहानी याद है? नहीं तो फिर उसे फिर पढ़ लीजिए। जी हाँ, मैं बताती हूँ। हाबिल एक विद्वान था जो मरने के लायक था, और कैन उतना परफेक्ट नहीं था जितना उसने सोचा था कि वो था। वो भी मरने के ही लायक था। हम सब मरने के लायक हैं। इसलिए अगर कोई आपसे ज़्यादा अमीर और दिखने में बेहतर है तो आप उसके बारे में क्रिप करना बंद कर दीजिए। अच्छे लोगों के साथ बुरी बातें क्यों होती हैं? ये जीवन के सदियों पुराने पेनफुल रहस्यों में से एक है, और आज तक हमने इसे अभी तक सुलझाया नहीं है। अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दूसरों पर किसी भी बुरी चीज़ का दोष देना आसान होता है, चाहे वो ग्लोबल लेवल पर हो या पर्सनल स्केल पर। हालांकि ये दुनिया की सफरिंग्स के लिए सही रिस्पॉन्स नहीं है, और ना ही हमारा कोई इंटरेस्ट है इन पर ध्यान देने में। हालांकि ये दोनों रिएक्शंस टेम्पटिंग हैं। एक हेल्थी लाइफस्टाइल को बनाए रखने के लिए ज़्यादा एक्सट्रीम रिस्पॉन्सेस से बचना इम्पॉर्टेंट है। फेमस रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय ने हालांकि इसे इस तरह से नहीं देखा। वास्तव में उन्होंने सुझाव दिया कि दुनिया का इनजस्टिस मानव मन पर इतना ओवरवेलमिंग है कि केवल 4 रिस्पॉन्सेज ही वैलिड हो सकते हैं। उनकी परिभाषा के अनुसार इन प्रतिक्रियाओं में बच्चों की तरह इग्नोरेंस, हेडोनिस्टिक प्लेजर, आत्महत्या या इस सब के बावजूद संघर्ष करने का दृढ़ संकल्प शामिल था। जैसा कि हमने पहले कहा कि जब किसी व्यक्ति पर ट्रेजेडी आती है तो वो अन्य फैक्टर्स या प्रकृति को दोष देने के लिए इंक्लाइंड होता है। इंसान ग्लेयरिंग डेफिशिएंसीज के लिए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, जबकि इंसान की सफरिंग्स का एक बहुत बड़ा कारण होता है उसका खुद का नेचर।
अधिकांश मुसीबतें जो मनुष्य का सामना करती हैं वो पर्सनल गलतियों, बुरे विकल्पों और खराब निर्णय लेने के कारण होती हैं। पीटरसन रिकॉर्ड करते हैं कि हर कोई दर्द के लिए नियत है और विनाश के लिए तैयार है। कभी कभी दुख पर्सनल मिस्टेक्स का रिजल्ट होता है, जैसे जानबूझकर अंधापन, खराब निर्णय। हमें समझना होगा कि दुनिया लोगों को वो देती है जिसकी वो हकदार हैं। ये कॉन्सेप्ट उन व्यक्तियों के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है जो चुनौतियों का उपयोग पत्थर या बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में बड़ी चीज़ों के लिए नहीं करना चाहते हैं। जब कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो उनके लिए नाराज़गी महसूस करना नेचुरल है। इसके लिए पीटरसन कहते हैं कि यदि आप पीड़ित हैं, ठीक है, या आइडियल है, लोग सीमित हैं और जीवन पेनफुल और ट्रैजिक है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पहले अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा और अपनी लाइफ को पहले ठीक करना होगा, क्योंकि ये कहते रहने से कि लाइफ अनफेयर है, कुछ भी कभी ठीक नहीं होगा। इस समरी के अगले भाग में इसी रूल के बारे में और डिटेल में बात करते हुए हम जानेंगे कि आखिर ये कंट्रोल हम कैसे पा सकते हैं और कैसे ये इंश्योर कर सकते हैं कि हम अपने सर्कमस्टांसेस के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें होंगी। उम्मीद है कि आप साथ बने रहेंगे। लाइफ इज़ नॉट फेयर पार्ट टू। हेलो दोस्तों, 12 रूल्स ऑफ लाइफ किताब की ऑडियो बुक समरी के इस पार्ट में हम सुन रहे थे कि किस तरह से हम अपनी सभी परेशानियों और गलतियों के लिए दूसरों पर और कुदरत पर सारा ब्लेम डाल देते हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि हमारी चीज़ों के जिम्मेदार हम खुद हैं और कोई नहीं। तो इन्हें ठीक करने की जिम्मेदारी भी तो सिर्फ हमारी ही है। अपनी परिस्थितियों पर विचार करें, छोटी शुरुआत करें। क्या आपने अपने सामने पेश किए गए अवसरों का पूरा फायदा उठाया है? अगर जवाब नहीं है, तो आप वो सब काम करना बंद कर दीजिए जो आपको लगते हैं कि आपके लिए गलत है। आपको समझना होगा कि दुनिया चैलेंजेस से भरी है और कई स्थितियों में व्यक्ति बहाने और वस्तुओं की तलाश कर रहे हैं जिसके लिए वो अपने एक्सपेरिमेंट्स और परेशानियों के लिए दोषी ठहरा सकते हैं। पीटरसन का कहना है कि जिन परिस्थितियों का वो सामना करते हैं उनके लिए इंसान व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होते हैं। लेकिन क्या वाकई में सब कुछ ऐसा ही है? ऐसा लगता है कि दूसरों ने डेफिनेट रूप से इस डिसअपॉइंटिंग वर्ल्ड व्यू को अपनाया है, जैसा कि कई ट्रेजेडीज से पता चलता है जिसमें लोग स्कूल्स में मास शूटिंग करके दूसरों के साथ साथ अपने खुद की भी जान ले लेते हैं। जून 2016 तक आंकड़े बताते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पिछले 1260 दिनों में 1000 से अधिक गोलीबारी हुई थी। इनमें से प्रत्येक मामले में शूटर ने अपना जीवन समाप्त करने से पहले 4 या अधिक लोगों को मार डाला था। जबकि ये रियलिटी में बहुत ही ब्लीक खबर है। इससे हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए या ये रिजल्ट निकालना चाहिए कि मानवता स्वाभाविक रूप से खराब है। इस समरी में पीटरसन ने जीने का छठा नियम शामिल किया है, जो लोगों को दुनिया की बुराई करने से पहले अपने जीवन और कार्यों की जिम्मेदारी लेने के लिए इनवाइट करता है। हमें समझना होगा कि लाइफ में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसमें किसी की भी जिंदगी इतनी खराब या बर्बाद हो गई हो कि उसमें किसी तरह के कोई सुधार की कोई गुंजाइश ही ना हो। ज़रूरत सिर्फ इतनी सी है कि लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपने जीवन में गलत कामों को सुधारने की दिशा में सक्रिय और इफेक्टिव कदम उठाने चाहिए। रूसी लेखक अलेक्जेंडर सोजिनित्सिन की फिलॉसफी से इंस्पायर होकर पीटरसन ने जोर देकर कहा कि जीवन की क्रूरटी को अस्वीकार करना या निग्लेक्ट कर देना संभव है, भले ही आपने इसे पहली बार देखा हो। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों के खिलाफ एक डेडिकेटेड लड़ाई के बाद अलेक्जेंडर ने यही सीखा। युद्ध के समापन के बाद उन्हें अपने ही राज्य द्वारा कैद कर लिया गया था। आप सोच भी नहीं सकते कि उस वक्त जीवन कितना बुरा होगा। जो सबसे ज्यादा बुरा हो सकता है ना, वो। या फिर आप ये सोचेंगे कि भाई इससे ज्यादा बुरा क्या ही हो सकता है। लेकिन सोजनित्सिन के लिए ये वास्तव में बदतर हो गया। अपनी सजा काटने के दौरान उन्हें ये भी पता चला कि उन्हें कैंसर है। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिंदगी की क्रूरटी के बारे में आप और हम तो सोच भी नहीं सकते। वो उतनी बुरी और हार्श हो सकती है। हालांकि इन सब के बावजूद अलेक्जेंडर सोजनित्सिन हमेशा ही क्रोध और बिटरनेस को अपोज करते रहे और दूसरों को भी हमेशा ही इससे दूर रहने की सलाह देते रहे। ह्यूमैनिटी में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन्होंने अपना सारा समय जेल में बिताया, जहां वो हमेशा ही ऐसे मौके ढूंढते रहे जिससे वो समाज की और उसके लोगों की ज़िंदगी को अच्छा बना सके। उन्होंने इसी में अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढ लिया था। उनके उस मिशन में द गुलाग आर्किपेलागो नामक पुस्तक का लेखन भी शामिल था, जो सोवियत नज़रबंदी कैंप्स का एक तीखा खुलासा था।
इस किताब ने न केवल सोजनित्सन को जीवन में एक एक्स्ट्रा मोटिव दिया, बल्कि स्टालिन के ब्रांड ऑफ कम्युनिज्म के लिए पब्लिक सपोर्ट को डिमोलिश करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हमें ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि दूसरे लोगों को, नेचर को और सिस्टम को दोष देने से आपको लाइफ में सक्सेस मिलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ऐसा करते रहना या ऐसा करने की टेंडेंसी ही आपके लिए लाइफ में हर पॉइंट पर प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। हालांकि किसी चीज़ को ब्लेम करना एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए इफ़ेक्टिव हो सकता है, लेकिन इसे एक आदत बना लेना डेफिनेटली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये आपकी लाइफ को सिर्फ नेगेटिवली ही अफेक्ट करती है। इसलिए अपनी इस आदत को सुधार लें, और जितनी जल्दी हो सके उतना बेहतर। इस समरी की सीरीज के अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि आखिर हमें लाइफ में क्या करना है, हमें किस चीज़ पर फोकस करना है, हमें समझना होगा। और ये भी कि हमें अपनी लाइफ को एक मीनिंग देने की ओर काम करना होगा, ना सिर्फ मोमेंट्री सेटिस्फैक्शन के लिए। मैं हूँ पल्लवी भारती, आप मेरे साथ सुन रहे हैं 12 रूल्स ऑफ लाइफ की ऑडियो बुक समरी। अब चलते हैं अपनी अगले चैप्टर पर। सैक्रिफाइस द मोमेंट्री प्लेजर पार्ट 1। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पल्लवी भारती। आप मेरे साथ सुन रहे हैं 12 रूल्स ऑफ लाइफ की ऑडियो बुक समरी। अच्छा, क्या आपने कभी उस बंदर की कहानी सुनी है जिसका हाथ कुकी के जार में फंस गया था? हाँ, सुनी है ना। हालांकि उसका हाथ जार में फिट हो सकता था, लेकिन कुकी को हाथ में पकड़े हुए भी उसे वापस निकाल पाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल काम था। इस वजह से क्या हुआ, बंदर के सामने दो ही रास्ते बचे थे। या तो वो हार मान ले और गिव अप कर दे और अपनी परेशानी से खुद को आज़ाद कर ले, यानी कुकी को जार में ही छोड़ दे और हाथ आसानी से बाहर निकाल ले, या फिर अपने लालच को पकड़े रखे, यानी कि उस कुकी को हाथ में ही पकड़े रखे। वो इन दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर था। कहानी का अंत हम सभी को पता है, बंदर को शिकारियों ने पकड़ लिया। इस कहानी का मॉरल ये था कि हमारा लालच एक ऐसा जाल है जो हमें फंसाता ही है। यहाँ पर बंदर ने क्या किया, उसने लाइफ में इस मोमेंट्री लालच की वजह से आगे आने वाली परेशानियों को इग्नोर कर दिया और उसमें फंसता चला गया। चांसेस हैं आपने शायद इंसानों में सिमिलर बिहेवियर देखा है। हम जो चाहते हैं उसका पीछा करने का लालच एक बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस है, भले ही उसके नेगेटिव परिणाम हो। लेकिन क्या उस इच्छा को पूरा करने से हम वास्तव में बेहतर इंसान नहीं बन जाते? उहुं, शायद नहीं। ये जिंदगी का एक ऐसा नियम है जिसे पीटरसन ने अपनी किताब 12 रूल्स ऑफ लाइफ में लिखा है, और जिसकी समरी हम सुन रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हम इससे कैसे बाहर आ सकते हैं। ये समरी हमारे पहले सुने गए लाइफ रूल से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि अनहेल्थी लाइफ चॉइसेस अक्सर हमारी निराशा के साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर आपको बताया जाए कि लाइफ इज सफरिंग और इससे बड़ा कोई भी दूसरा सच नहीं है, तो आप बताइए कि इसके बारे में क्या किया जा सकता है? इस सवाल का एक इमीडिएट आंसर जो आप या कोई और देगा वो है परस्यू, यानी कि आनंद का पीछा करो, अपने इम्पल्सेस को फॉलो करो, और जो आज है अभी है उसी पल में जियो। वो करो जो कि एक्सपेडाइट है, यानी झूठ बोलना, धोखा देना, चोरी करना, हेर फेर करना, लेकिन पकड़े मत जाना। यानी हम दुनिया को ब्लीक यानी फुल ऑफ डार्कनेस देखते हैं और दुख के रूप में देखते हैं। तो हम नेचुरल रूप से किसी भी ऐसे प्रेशर का पीछा करके अपने दुख को कम करना चाहते हैं जो हमारे एग्जिस्टेंस को और अधिक सहनशील बना सके। यह अक्सर इस जस्टिफिकेशन की ओर ले जाता है कि अगर ये हमें खुश करता है तो इसमें कुछ गलत हो ही नहीं सकता। और इस प्रकार का रैशनलाइजेशन बहुत बुरे निर्णयों का एंट्री गेट हो सकता है। अगर हम लोग देखेंगे तो हम पाएंगे कि बहुत सारे लोग कल की ज़रूरतों की कॉस्ट पर आज की ज़रूरतों की सेटिस्फैक्शन को देखते हैं। मतलब वो ये नहीं देखते कि आज जिस चीज़ से शायद उन्हें थोड़ी देर की खुशी मिल रही है, वही आगे चलकर उनके लिए मुसीबत भी ला सकता है। बेहतर विकास के लिए, फंडामेंटल्स ऑफ रियलिटी में हेर फेर करने के लिए, इंसानों को कल के प्रॉफिट के लिए वर्तमान का सैक्रिफाइस करना चाहिए। हम मानते हैं कि लाइफ में कई बार एक इंसान को ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो वर्तमान या भविष्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। पीटरसन का कहना है कि ये समय है लेट गो का, यानी किसी भी चीज़ को छोड़ देने का। ये एक ऐसा समय भी हो सकता है कि जहां आप उस चीज़ को अपने आप से दूर कर दें जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन ऐसा करना ज़रूरी भी है और सही भी, ताकि आप जो बन सकते हैं वो बन सकें, बजाय इसके कि आप कौन हैं।
हमारी लाइफ में ऐसे बहुत से मौके आते हैं जहाँ पर चंद मोमेंट्स की खुशियाँ मिल रही होती हैं या हमारे मन में उस मोमेंट्री हैप्पीनेस का एक लालच होता है। लेकिन उसे पाने में हम कई बार उसके साथ फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं, और जिसके नतीजे हमें भुगतने पड़ते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए, या ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम ये देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इस तरह की हरकतें करने से कैसे बचा जाए? इन सभी के बारे में हम बात करेंगे इस सीरीज की समरी के अगले भाग में। उम्मीद है अब हमारे साथ आ रहे हैं। सैक्रिफाइस द मोमेंट्री प्लेजर पार्ट 2। हेलो दोस्तों, मैं हूं पल्लवी भारती और आप मेरे साथ सुन रहे हैं 12 रूल्स ऑफ लाइफ की ऑडियो बुक समरी। समरी के इस भाग में हम बात कर रहे थे एक ऐसी ह्यूमन टेंडेंसी की जिसके तहत इंसान अक्सर मोमेंट्री खुशियों के लिए भविष्य में आने वाली परेशानियों पर ध्यान नहीं देता, और इसी के चलते हम अक्सर अपने आप को कई तरह की मुश्किलों में डाल देते हैं। तो इसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? पीटरसन का सजेशन है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का सैक्रिफाइस करना, यानी उस मोमेंट्री हैप्पीनेस का पीछा न करना, हमारा सबसे अच्छा सहारा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सैक्रिफाइस प्रेजेंट में इंस्टेंट आनंद को त्याग कर फ्यूचर में बेहतर चीज़ें हमारी लाइफ में ला देता है। और ये हम सब पहले से ही जानते हैं। आखिरकार हम उन चीज़ों का सैक्रिफाइस करते हैं जो हम हर दिन काम पर जाने और अपनी लिविंग अर्न करने के लिए करते हैं। पीटरसन ये इंडिकेट करते हैं कि कुछ प्रेजेंट प्रैक्टिसेस, वैल्यूज और बिलीव्स का इंसानों के पर्सनल डेवलपमेंट पर ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ता है। कभी कभी कुछ चीज़ों के सैक्रिफाइस का डिसीजन भविष्य में हमारी सक्सेस के लिए एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। लेकिन उस प्रकार का, यानी हमारी डे टू डे अर्निंग का सैक्रिफाइस अभी भी पर्सनल बेनिफिट के हित में है, क्योंकि हम इसे अपने खुद के अस्तित्व की सुविधा के लिए करते हैं या बाद में छुट्टी के वादे के लिए बचत करते हैं। हालांकि पीटरसन का तर्क है कि सच्चा बलिदान, यानी ऐसा सैक्रिफाइस जिस प्रकार का हमें पीछा करने की आवश्यकता है, वो है जो हमें दयालु, खुश और अच्छी तरह से एडजस्टेड ह्यूमन बनने के लिए इंस्पायर करता है। ये उन चीज़ों से डिफाइन होता है जो हम दूसरों के लिए करते हैं। इसलिए सेल्फिश इंस्टेंट सुखों का पीछा करने के बजाय अपना थोड़ा समय दूसरों की मदद करने के लिए और किसी और के जीवन में बदलाव लाने पर इस्तेमाल करने के लिए विचार करें। जब आप उस अच्छाई पर ध्यान फोकस करते हैं जिसे आप दुनिया में दूसरों के लिए प्रयोग कर सकते हैं, तो आप अपने नेगेटिव वर्ल्ड व्यू से एक ब्रेक लेते हैं और अपने आप को पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस से मोटिवेट होने देते हैं। कई सिचुएशंस में इंसान द्वारा एक्सपीरियंस की जाने वाली कलामिटीज़ के लिए दुनिया जिम्मेदार हो सकती है। ऐसा केओस नेचुरल आपदाओं से क्रिएट हो सकता है जो मानव जाति के कंट्रोल से बाहर है। हालांकि ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जिनमें इंसान अपने द्वारा किए गए कुछ विकल्पों के कारण ट्रेजेडीज के लिए जिम्मेदार हैं। कई मामलों में इंसान प्रेजेंट टाइम की मोमेंट्री बेनिफिट के लिए कल आने वाली हैप्पीनेस या बेनिफिट्स को सैक्रिफाइस कर देते हैं। पीटरसन के अकॉर्डिंग ये टेंडेंसी इस बात पर जोर देती है कि मोमेंट्री इच्छाओं को पूरा करने वाला जीवन जीना किसी भी प्रोग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज इंसानों के सामने आने वाले चैलेंजेस की ओर इशारा करते हुए पीटरसन कहते हैं कि कभी कभी जब चीज़ें ठीक नहीं चल रही होती हैं, तो इसका कारण दुनिया नहीं होती है, इसका कारण है प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा मूल्यवान, सब्जेक्टिव और पर्सनल चीज़। इसलिए दूसरों या बड़ी घटनाओं पर दोष लगाने के बजाय जो कंट्रोल से बाहर हैं, लोगों को अपने खुद के डिसीजंस के रिजल्ट्स को स्वीकार करना, समझना और उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यदि वो ऐसा करने में सफल हो जाते हैं, तो वो अपने भविष्य को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। यदि आप इसे एक एग्जाम्पल से समझना चाहें, तो आप कमल के फूल को एक इंस्पिरेशन की तरह देख सकते हैं, और शायद इससे आपको मदद भी मिलेगी। ये पौधा एक कीचड़ वाली झील के तल पर अपना जीवन शुरू करता है और धीरे धीरे ग्रोथ की छोटी इंक्रीमेंट्स में ऊपर तक उगाता है, जब तक ये पानी के माध्यम से धूप में आकर पूरी तरह से खिल ना जाए। लेकिन आप और हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पर दूसरों की भलाई के लिए सैक्रिफाइसेस को प्रायोरिटी देकर उसी प्रकार के विकास का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि सेल्फलेसनेस न केवल आपके वर्ल्ड व्यू को पुनः पेश करती है, ये आपको एक बेहतर इंसान भी बनाती है। हमें जो मीनिंगफुल है उसकी सर्विस में अपनी ग्रेटिफिकेशन में देरी करनी चाहिए।
बलिदान के विचार का अर्थ है वर्तमान में कुछ वैल्यूज का सैक्रिफाइस करके भविष्य में कुछ बेहतर प्राप्त किया जा सकता है। अभी हमारे इम्पल्सेस को कंट्रोल करके भविष्य में रिवॉर्ड मिल सकता है। हम सबका जीवन एक सफरिंग है और इससे बाहर निकलने के लिए कोई आसान रास्ता नहीं है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप लाइफ में शॉर्टकट्स लेना छोड़ दें और ज़िंदगी के असली मीनिंग पर ध्यान दें। इस सीरीज़ की समरी के अगले भाग में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ह्यूमन टेंडेंसी की जो हम सब में होती है, लेकिन उसको बदला जाना बहुत ज़रूरी होता है, और वो है सच न बोलने की। आगे हम बात करेंगे कि लोगों को सच बोलना चाहिए या कम से कम झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। उम्मीद है आप हमारे साथ बने रहेंगे। डोंट लिव अ लाइफ ऑफ लाइज। हेलो दोस्तों। अच्छा, लाइफ में कितनी ही बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा ना कि जब आपसे कुछ पूछा गया होगा और किसी ना किसी वजह से आपने झूठ बोल दिया होगा, और फिर उस झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, और फिर न जाने कितने ही झूठों का पहाड़ खड़ा कर दिया होगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आया होगा जब आपको ये लगा होगा कि इस एक झूठ को बोलने से बेटर था कि आप कुछ बोलते ही नहीं, या फिर आप सच बोल देते। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, लेकिन हम वाकई में इसे कितना फॉलो कर पाते हैं? सोचा है कभी? आज के इस एपिसोड में हम सुन रहे हैं 12 रूल्स ऑफ लाइफ के 8वें रूल की समरी, जिसमें हम बात कर रहे हैं झूठ बोलने की आदत की। हम सभी को लाइफ में किसी न किसी तरह से किसी न किसी पॉइंट पर झूठ बोलने की आदत पड़ चुकी है। बात छोटी हो या बड़ी, हम अक्सर जाने अनजाने झूठ बोल ही देते हैं, और फिर उस झूठ के लिए हमें बाद में बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। झूठ पर डिपेंडेंट लाइफस्टाइल का होना कई लोगों के लिए उनकी जिंदगी जीने का तरीका बन चुका है। मतलब कुछ भी हो, वो झूठ बोलने को तैयार हैं। आमतौर पर ये लोग खुद को उन रोल्स में इमेजिन करते हैं जो उनकी रियलिटी से अलग होते हैं। बहुत से लोग हाई सोसाइटल स्टेटस के ग्रुप्स में शामिल होने के लिए ये इल्यूजन पैदा करते हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे और भी लोग होते हैं जो हमेशा ऐसी आइडियोलॉजीज डेवलप करने का काम कर रहे हैं जो दूसरे लोगों या ऑर्गेनाइजेशंस को उनके खिलाफ होने के लिए प्रेजेंट करती हैं। उदाहरण के लिए ऐसी जनरल आइडियोलॉजीज जो कहती हैं कि सरकार की व्यवस्थाएं हमारे खिलाफ हैं, और ये कि प्रोडक्शन का सिस्टम अनफेवरेबल है। हम सभी किसी न किसी तरह से खुद से झूठ बोलते हैं, चाहे ये खुद को बताकर कि हम एक डेफिनेट एम को पूरा करने जा रहे हैं, बिना कोई काम किए, या अपनी कमियों के बारे में खुद को बहलाने फुसलाने में। हम सभी झूठे हैं। बहुत से लोगों में सच बोलने के बजाय झूठ बोलने की टेंडेंसी होती है। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा करने की आदत हो जाती है, तो वो अपने झूठ को सच समझने लग सकता है। ये टेंडेंसी साबित करती है कि कभी कभी रियलिटी को एक्सेप्ट करना एक सैक्रिफाइस जैसा हो सकता है। लेकिन अगर कोई इस टेंडेंसी को बदल देता है, तो वो ईमानदारी की जर्नी शुरू कर सकते हैं। ये एक अच्छी तरह से डिफाइंड और एडिक्वेट रूप से डिफाइंड भूमिका के लिए मेहनत से काम करने का एक तरीका है। ऑस्ट्रियन फिजियोलॉजिस्ट अल्फ्रेड ऑडलर ने इंसान की इस आदत को लाइफ लाइज कहा है, और उसे डिफाइन करते हुए कहा है, जो हम सोचते हैं कि हम चाहते हैं इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस फैक्ट को एक्सेप्ट करता है कि हम अक्सर खुद को उन चीज़ों के लिए तरसाते हैं जो एट द एंड हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं। जब बात होती है हमारी खुद को कन्विंस करने की, तो इसके बारे में भी यही सच है कि हम पहले से ही वो सब कुछ जानते हैं जो हमें जानना चाहिए। जबकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने गोल्स को पाने के लिए झूठ का उपयोग करने में सफल रहे हैं और जीत भी जाते हैं। ये दुख की बात है। जब कोई इंसान झूठ को अपने जीवन का आधार बनाता है, तो ऐसा लगता है जैसे वो रेत पर घर बना रहा है। आसान रास्ता निकालना या सच बोलना, ये केवल दो अलग अलग ऑप्शंस नहीं है। ये केवल जीवन के डिफरेंट पाथवेज हैं। ये एग्जिस्टेंस के बिल्कुल अलग तरीके हैं। कोई झूठ की जिंदगी जी रहा है और इस परसेप्शन के साथ रियलिटी में हेर फेर करने का प्रयास कर रहा है, ताकि केवल कुछ नैरोली डिजायर्ड और प्री डिफाइंड आउटकम्स एग्जिस्ट कर सके। पीटरसन ने आप तरीके से कहा है कि यदि आप खुद को दूसरों के सामने रिवील नहीं करते हैं, तो आप खुद को अपने आप को भी रिवील नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये ज़रूर है कि आप खुद को दबाते हैं या सप्रेस करते हैं, लेकिन इसके और भी मतलब हैं, केवल यही नहीं। इसका मतलब यह है कि आप जो कुछ भी हो सकते हैं, उसे कभी भी आगे आने के लिए, रिवील करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। झूठ से भरा जीवन जीने से एक इंसान अपनी कैपेबिलिटीज़ को मैक्सिमाइज करने में कैपेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने उन अपॉर्चुनिटीज़ के गेट बंद कर दिए हैं जो उसके रास्ते में आ सकती थी। इस प्रकार के जीवन का इफेक्ट हानिकारक होता है, क्योंकि ये इंसानों को उनकी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस से बियॉन्ड देखने से रोकता है।
ये एक विशेष रूप से इंसिडियस झूठ है, क्योंकि अगर हम मानते हैं कि हमारे पास पहले से ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए सही टूल्स हैं, तो हम सीखने और बढ़ने की सभी डिजायर्स को खो देते हैं। तो पीटरसन के जीने का आठवां नियम है, झूठ बोलना बंद करो और अपने आप को सच बताओ। अपनी सेल्फ अवेयरनेस को एनहांस करो। और जब आप खुद को उन लाइफ लाइज में से एक बता रहे होते हैं, तो आप खुद को उसे पहचानना सीखें, क्योंकि वहीं से आपको सही और गलत की समझ आ सकती है। और खुद को कुछ भी बुरा करने से या झूठ बोलने से आप रिफ्रेन कर सकते हैं और फिर इसे ठीक करने के लिए काम करें। अपने गोल्स और अपने पर्सनल ट्रूथ को फुलफिल करने से आपको अपने जीवन को पटरी पर लाने और अपनी प्रोग्रेस के बारे में ऑनेस्ट होने में मदद मिल सकती है। और यदि लोग इमोरल जीवन जीना जारी रखते हैं, तो लॉन्ग रन में इंसान किसी भी तरह की रिस्पेक्टेबल सफलता तक शायद कभी भी नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि आखिर सच बोलना क्यों ज़रूरी है, या फिर कम से कम हमें झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए। इस सीरीज की समरी के अगले पार्ट में हम बात करेंगे सुनने के बारे में, जहां हम बात करेंगे ये जानने के बारे में कि क्यों ज़रूरी है दूसरों को सुनना। आप आ रहे हैं ना? लिसन टू अदर्स। हेलो दोस्तों, मैं हूं पल्लवी भारती और मेरे साथ आप सुन रहे हैं 12 रूल्स ऑफ लाइफ की ऑडियो बुक समरी। इस समरी में हम बात कर रहे हैं जिंदगी के ऐसे नियमों के बारे में जो यदि हम अपने जीवन में सीख लेते हैं, तो शायद हम अपनी लाइफ को ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड कर पाएंगे और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ बना पाएंगे। आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं सुनने के बारे में। अक्सर ये लाइफ में ऐसा होता है, या कहें कि हम में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बोलना तो बहुत पसंद है लेकिन सुनना नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उन्हें शायद सबसे ज़्यादा पता है। कोई भी टॉपिक हो, वो अपने बारे में बात करने से और अपनी राय देने से नहीं चूकते। और बोलना किसे पसंद नहीं होता। दूसरे इंसान का पूरा ध्यान अपनी ओर होने से स्पीकर को ज़्यादा वैल्यूड, कंफर्टेड और सपोर्टेड फील हो सकता है। हालांकि कभी कभी स्पीकर की तुलना में लिसनर बनना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। हालांकि सुनने का काम कभी कभी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। ये सोच और लॉजिक के बीच एक ज़रूरी रिलेशनशिप बनाता है। यदि आप सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी समय बिताते हैं, तो आप जानते हैं कि ये अक्सर कॉन्फ्लिक्ट और स्केलिंग क्रिटिसिज्म का सेंटर बन सकता है। लोग अक्सर बहुत ही जल्दी से किसी भी बात का बुरा मान जाते हैं और उसे दिल पर या अपने अभिमान पर ले लेते हैं, और इंटरनेट पर रैंडम स्ट्रेंजर्स पर हेटफुल बातें कहते रहते हैं। काफ़ी अफसोस की बात है कि ये बिहेवियर हमारे समाज में बातचीत की स्टेट को कैरेक्टराइज करने के लिए आया है, और ये हेल्थी डिबेट का पूरी तरह से एक क्रिपल्ड और डिस्टॉर्टेड मीनिंग है। बस चुप रहो, बकवास करना छोड़ो और मेरी बात सुनो। मैं उन चीज़ों को जानता हूँ जो आप नहीं जानते, इसलिए ये उम्मीद ना करें कि मैं आपकी बात सुनूंगा। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसी रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि ऐसा नहीं है। लोग और चीज़ें ऐसे काम नहीं करती हैं। जैसा कि पीटरसन कहते हैं, ट्रू थिंकिंग काफ़ी कॉम्प्लेक्स और डिमांडिंग होती है। इसके लिए आपको एक ही समय में एक आर्टिकुलेट यानी स्पष्ट स्पीकर, सावधान, विवेकपूर्ण लिसनर होने की ज़रूरत है। इसमें काफ़ी स्ट्रगल शामिल होता है, इसलिए आपको कॉन्फ्लिक्ट को सहन करना होगा। इस कॉन्फ्लिक्ट में बातचीत और समझौता शामिल है, इसलिए आपको देना और लेना और अपने प्रेमिसेस को मॉडिफाई करना और अपने विचारों को एडजस्ट करना सीखना होगा। यहाँ तक कि दुनिया के बारे में आपके परसेप्शंस भी, क्योंकि ये सभी प्रोसेसेस होते हैं। लिसनर्स पोटेंशियल रूप से नए पर्सपेक्टिव विकसित करने की पोजीशन में होता है। वास्तविक बातचीत में शामिल होने की अपनी एबिलिटी को फिर से गेन करने के लिए प्राचीन यूनानी फिलोसोफर्स के ट्रूथ्स पर लौटने की आवश्यकता है, जो समझते थे कि किसी के विचार को रिस्पेक्टफुली चुनौती देना उस व्यक्ति पर हमला करने जैसा नहीं है। हमें ये समझना होगा कि दूसरे लोगों की बातों को सुनने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इंसान को अपने पर्सनल कन्विक्शंस, बिलीव्स और वैल्यूज़ को त्याग देना चाहिए, बल्कि दूसरे लोगों के आइडियाज़ को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और उन्हें इस तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए जिससे उनके इंडिविजुअल डेवलपमेंट में मदद मिल सके। सीखने की कोई कैपेसिटी नहीं है। यदि आप मानते हैं कि आप अपने आसपास के लोगों की तुलना में ज़्यादा स्मार्ट हैं, यदि आप मानते हैं कि हर व्यक्ति आपको कुछ सिखा सकता है, तो आप अपने आप को किसी दूसरे इंसान के साथ प्रत्येक मुलाकात में उनसे कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके विकास में मदद मिल सके। इस मेथड को फॉलो करने से पीटरसन के जीवन के 9वें रूल का पता चलता है, जो ये है कि दूसरों को जो कहना है हमें उसे सुनना और ये मान लेना चाहिए कि आपको उनसे कुछ सीखना है।
अपनी बातचीत को एक प्रतियोगिता के रूप में मानने के बजाय ये साबित करने के अवसरों की तलाश में कि आप सही हैं और दूसरा व्यक्ति गलत है, या ऑफेंसिव होने के बजाय, या ऐसे कारणों को ढूंढने के बजाय कि जिससे आपको बुरा लगे, बस सुनने पर ध्यान केंद्रित करें। आप किसी और से सहमत हो सकते हैं और ये ठीक है। यहाँ तक कि उन मामलों में भी आपको सुनने की इजी मेथड का पालन करके और फिर जो आपने सुना है उसे समरी में कन्वर्ट करके उसका रीकैप सभी तक पहुँचाना चाहिए। एक रियल हार्ड टू एक्सपीरियंस। फिर भी ये सबसे अच्छा प्रकार का कम्युनिकेशन है जिसकी एक इंसान इच्छा कर सकता है। ये एंगेजमेंट इंसानों को दूसरे लोगों के साथ जुड़कर यूजफुल लाइफ लेसन्स अपनाने का अवसर प्रदान करता है। हालांकि ये बातचीत रेयर हो सकती है क्योंकि कई लोगों को कई तरह के कारकों के कारण इन इंटरेक्शन से डिस्ट्रैक्टेड या डिस्करेज किया जा सकता है। प्राइमरी इश्यूज में से ये एक है कि बहुत से लोगों के पास टनल विजन है जो इस तरह के क्वेश्चंस को बढ़ने या यहाँ तक कि अस्तित्व में आने से रोकता है। अपने से डिफरेंट दूसरे पर्सपेक्टिव्स के प्रति ओपन न होने के कारण व्यक्ति अल्टरनेटिव नॉलेज के द्वार बंद कर देते हैं। जो लोग नहीं सुनना जो लोग नहीं सुनना चाहते हैं वो अक्सर सीखते नहीं हैं क्योंकि वो अब ज्ञान की खोज में कंटिन्यूअस प्रोसेस में नहीं है। जो आपने अपने शब्दों में समझा है उसे दूसरे व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट करने और ये इंश्योर करने का एक शानदार तरीका है कि आपने उन्हें ढंग से सुना है। ये भी शो करता है कि आप वास्तव में सुनने और वो जो कह रहे हैं उसे लेने के लिए इनफ केयर और एफर्ट्स करते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको ये समझना होगा कि हर किसी के पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप हमेशा ही उनसे सीख सकते हैं, और इसके लिए बस एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो है उन्हें सही तरह से सुनने की। तो अगली बार जब आप कहीं भी हों तो लोगों को सुने भी, ना सिर्फ बोलें। इस सीरीज़ के अगले भाग में हम बात करेंगे आखिर कितना बोलना सही है। हमें कैसे ये समझना होगा कि हमें कब, कहाँ, कैसे, क्या और कितना बोलना चाहिए। उम्मीद है आप हमारे साथ बने हुए हैं। वॉच वॉट यूर स्पीकिंग। हेलो दोस्तों, 12 रूल्स ऑफ लाइफ सीरीज की इस ऑडियो समरी में हम बात कर रहे हैं जिंदगी के नियमों की। इस सीरीज के पिछले भाग में हमने बात की सुनने के बारे में, जहां हमने जाना कि हर वक्त बोलते रहने से ज़्यादा अच्छा है और ज़रूरी है सुनना, क्योंकि एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए ज़रूरी है कि हम एक अच्छे लिसनर बने। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बोलने के बारे में। सुनना ज़रूरी है पर सुने हुए ज्ञान को कम्युनिकेट करना भी उतना ही ज़रूरी है। लेकिन बोलने की भी कुछ सीमाएं होती हैं। हमें कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, ये सब जानना और इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। लिसनर्स को किसी भी लीडर के विचारों की एक्सप्लेनेशन करने और समझने के लिए लीडर को अपने भाषणों में कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है जब लोग दुनिया को गलत समझते हैं, जब दिमाग स्टैंडर्ड कंडीशंस में काम कर रहा होता है, तो इंसानों के लिए चीज़ों को सही तरीके से समझना आसान हो सकता है। ये कोई सीक्रेट नहीं है कि जीवन कंफ्यूज करने वाला हो सकता है, और दूसरों के साथ हमारे संबंध कभी कभी और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। हालांकि हम ये एक्सेप्ट करके उस कंफ्यूजन के हिस्से को कम कर सकते हैं कि कभी कभी हम चीज़ों को समझने में फेल हो जाते हैं, और उसका कारण ये है कि हम केवल उन डिटेल्स पर ध्यान देते हैं जो हमें इंटरेस्टिंग लगती हैं या फिर हमें समझ में आती हैं। हालांकि जब केओस मौजूद होता है तो हमारा मन दुनिया को अपनी परसेप्शंस के बारे में क्लियर नहीं कर पाता, और जबकि ये एक नेचुरल ह्यूमन इंक्लिनेशन है। आखिरकार हम हर समय हर चीज़ के बारे में सोचने के लिए फिजिकल रूप से केपेबल नहीं है। एक बड़ी और वाइड पिक्चर देखने में हमारी इनकेपेबिलिटी अक्सर दुनिया को एक्स्ट्रा क्योटिक महसूस करवा सकती है। इसलिए हमें नियम 10 की आवश्यकता है, जो है सटीक भाषा का प्रयोग करें। यानी आप जो भी बोलें वो मीनिंगफुल हो और ऐसा कि लोग उसे ध्यान से सुनना चाहें, ना कि ऐसा कि लोग आपकी बात से बोर होकर उस पर ध्यान न दें। इसलिए आप जो बोल रहे हैं उसे सोच समझ कर बोलें। अक्सर जब लोग जीवन के चैलेंजेस से पेन का एक्सपीरियंस करते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट होता है कि वो अपनी परेशानियों और भावनाओं को दूसरों के साथ शेयर करें। हालांकि ये मुश्किल हो सकता है। कुछ सबसे परेशान करने वाले इश्यूज को सुलझाने के लिए बोलना एक बेहतरीन रणनीति है, जैसा कि पीटरसन कहते हैं। यदि आप अपने डॉक्टर से बात करते हैं तो अक्सर ये पॉसिबल है कि वो सारी भयानक बीमारियां जिनके बारे में सोच सोच कर आप अब तक परेशान हो रहे थे कि शायद आप उन सभी बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं,
भाग्य के साथ केवल एक भयानक या इतनी भयानक नहीं बीमारी में बदल सकती है। यहाँ तक कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ भी ना हुआ हो, यानी जो आप सब कुछ सोच रहे थे वो सब व्यर्थ की चिंता थी। तब आप अपने पिछले डर पर हंस सकते हैं। और अगर कुछ गलत भी निकल कर सामने आता है तो ठीक है, आप तैयार हैं। पेशेंस ट्रेजेडी को इंटैक्ट रख सकता है, लेकिन ये भूतों और राक्षसों को तो भगा सकता है। यानी जब आप बात करते हैं या अपने सही विचार सही लोगों के साथ बांटते हैं, तो आप किसी ना किसी सही कंक्लूजन पर आ पाते हैं और आपकी बहुत सारी बेकार की चिंताएं दूर हो जाती हैं। इंसान की परेशानियों का दूसरे लोगों के साथ ऑनेस्ट एंगेजमेंट और इंडिविजुअल समस्याओं के बारे में उनके साथ बात करने से बेहतर कोई इलाज नहीं है। आप जब अपनी बातें शेयर करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने लिए कंफर्ट ढूंढ पाते हैं। प्रिसाइज भाषा की क्लैरिटी के साथ दुनिया की कम्प्लेक्सिटीज का सामना करना इनवैल्यूएबल है, क्योंकि ये हमें जटिल कॉन्सेप्ट्स को सरल और इंस्टेंट तौर पर ग्रास्प कर सकने वाले आकार की जानकारी में तोड़ने में मदद करता है, जिसे हम समझ सकते हैं। प्रिसाइज टर्मिनोलॉजी के माध्यम से स्थिति को सरल बनाकर हम अपने जीवन में व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं। चाहे समस्या हमारी कार के खराब होने की हो या हमारे शरीर के बीमार होने की हो, विशेष रूप से सिम्टम्स को एक्सप्लेन करके हम कंट्रोल वापस लेना शुरू कर सकते हैं। जब आप अपनी लाइफ में अपने आसपास केओस की पहचान करने में फेल होते हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि आप किसी भी तरह से अपने आसपास एक सुरक्षा कवच नहीं बना पाएंगे और आप खुद ही अपने लिए एक सफोकेटिंग एनवायरनमेंट बना लेंगे और आपके आसपास की दीवारें गिरने लगेंगी और आपका वर्ल्ड कोलैप्स होने लगेगा। और ये सब होगा सिर्फ और सिर्फ आपकी लापरवाही से। इस टाइम के दौरान लोग अक्सर अपने जीवन के कुछ पहलुओं में लापरवाह हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये स्ट्रेसफुल घटनाएं उनके कंट्रोल से बाहर हैं। हालांकि जब कोई लापरवाह होता है तो वो जिन इश्यूज को इग्नोर कर देते हैं या जिन इश्यूज पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो इश्यूज ज़्यादा अधिक गति पकड़ते हैं और रिजल्ट के तौर पर डेवस्टेटिंग बल के साथ स्ट्राइक करते हैं। इंसानों को अपने एनवायरनमेंट के प्रति हर समय अवेयर रहना चाहिए, विशेष रूप से अपनी खुद की समझ के साथ। सिचुएशन से अवेयर होना, उनकी मौजूदगी को अप्रिशिएट करना और उन्हें अन्य लोगों के साथ शेयर करना एक इफ़ेक्टिव तरीका है जिसमें इंसान अपनी लाइफ के नेचर में सुधार कर सकते हैं। यानी वो अपने लिए एक ऐसी लाइफ बना सकते हैं जो कि अप्रिशिएबल हो। आखिर कौन नहीं चाहता एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें हर तरफ सुकून हो। इसलिए ज़रूरी है कि आप लाइफ के केओस का सामना करें, न कि इधर उधर से बच निकलने की कोशिश करें। आपको समझना होगा कि ज़िंदगी में बहुत कुछ भयानक होने वाला है। जैसा आपने सुना होगा कि इडिपस ने अपने पिता को मार डाला था, शायद आप भी कुछ इतना ही भयानक कर सकते हैं। इसलिए इस डर से बाहर निकलिए और दुनिया के डर का सामना कीजिए। रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी यही सच है। यदि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है या आप अपने साथी के किसी मुद्दे से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, तो सटीक भाषा समस्या को सरल, ईमानदार तरीके से व्यक्त करने में आपकी मदद कर सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी बातों को स्पष्ट रूप से सामने रखें। इस सीरीज की समरी के अगले भाग में हम बात करेंगे ह्यूमन नेचर के बारे में और आपको बताएंगे कि क्यों आपको अपने बच्चों को और आने वाली जनरेशन्स को उनके नेचर में या जो चीज़ें वो करना चाहते हैं उसमें सप्रेस नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आप हमारे साथ बने रहेंगे। डू नॉट सप्रेस एनी ह्यूमन बिहेवियर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पल्लवी भारती और आप मेरे साथ सुन रहे हैं 12 रूल्स ऑफ लाइफ की ऑडियो बुक समरी। आज की सीरीज में हम बात करेंगे एक ऐसे रूल की जो कि जितना सुनाई देता है उससे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पीटरसन का दावा है कि जहाँ स्केटिंग का फिजिकल काम काफ़ी खतरनाक है, वहीं बच्चों के डिज़ायर का खतरा ज़्यादा चिंता का विषय है। हम सब जानते हैं कि दुनिया टूट रही है, लेकिन आप जानना चाहते हैं कि दुनिया क्यों टूट रही है? ऐसा इसलिए है क्योंकि लिबरल्स अपने नीरस तरीके से लड़कों को लड़कियों में बदल रहे हैं। लड़के को लड़कों की तरह ही रहने दें और लड़कियों को लड़की की तरह ही बर्ताव करने दें। जैसा कि आज का समाज इनजस्टिस की संस्कृति को ठीक करने की कोशिश करता है, ये जानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की बीमारियों से निपटने के हमारे एफर्ट्स कभी-कभी लोगों को पुरुषों और मर्दानगी को पूरी तरह से डिस्टॉर्ट करने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं, और वो आंसर नहीं होना चाहिए। हालांकि ये बेहद सच है कि पुरुषों ने सदियों से अपमानजनक व्यवहार किया है और महिलाओं, दूसरे रंग के लोगों और लोगों के कई अन्य समूहों के साथ छेड़छाड़, स्टिग्मेटाइज और भेदभाव करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया है। हमें सभी पुरुषों पर अपनी नाराज़गी की भावना को गलत तरीके से डायरेक्ट नहीं करना चाहिए।
ये वर्ल्ड व्यू किसी समस्या को ठीक करने या सल्यूशन बनने के बजाय विनाश की ओर ले जाता है, और ये सोशल जस्टिस का एम नहीं होना चाहिए। इसके बजाय हमें एक हार्मोनियस फ्यूचर पाने के लिए अपने मतभेदों को ब्लेंड करने पर ध्यान देना चाहिए। बच्चे इन पोटेंशियली खतरनाक खेलों को एक्सपीरियंसेस में बदलने में केपेबल होते हैं, जिससे वो कैरेक्टर और रेजिलियंस विकसित कर सकते हैं। जैसा कि हम एवोल्यूशन से जानते हैं, कठिन परिस्थितियां इंसानों को बेनिफिशियल तरीके से अडाप्ट करने के लिए मजबूर करती हैं। पीटरसन ने अपने बयान में इस फैक्ट की ओर इशारा किया। पुरुष एक साथ काम करते समय एक दूसरे पर बिहेवियर का एक कोड लागू करते हैं। जागते रहो और ध्यान दो, टची मत बनो और वाइन मत करो, अपने दोस्तों के लिए हमेशा खड़े रहो, बेकार के रूल्स को फॉलो करने के पीछे मत भागो। पीटरसन की बातों में एक सेंस है जिसमें पुरुषों को जीवन की सामान्य रूप से आसान या नर्म चीजों को चुनने से बचने की सलाह वो दे रहे हैं। इस पर्सपेक्टिव के माध्यम से ही लोग जीवन के लिए सही मेंटालिटी से इक्विप्ड होते हैं, क्योंकि कई पुरुष महिलाओं की तरह स्वभाव से आक्रामक या प्रभावशाली होते हैं, और जब उन्हें सही दिशा में डायरेक्ट किया जाता है तो उन ट्रेट्स को बुरी चीज नहीं होना चाहिए। समस्या का हिस्सा बनने से बचने के लिए एनकरेजमेंट और गाइडेंस के साथ पुरुष उन पर्सनालिटी ट्रेट्स को अद्भुत चीज़ों को पूरा करने में लगा सकते हैं जो समाज के अधिक से अधिक अच्छे में योगदान करते हैं। और इस पॉइंट को क्लैरिफाई करने के लिए पीटरसन स्केटबोर्ड्स के उदाहरण को डिस्कस करते हैं, जिसके बारे में हमने पहले बात की है। उन्होंने एक बार देखा कि टोरंटो विश्वविद्यालय परिसर के मैदान में कुछ युवा स्केटबोर्डर्स एजिलिटी और बैलेंस के अद्भुत कारनामों का प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि क्योंकि सोशल पैरामीटर्स अक्सर स्केटबोर्डिंग को अनडिजायरेबल या विचलित के रूप में वर्गीकृत करते हैं, शहर के अधिकारियों ने अपने परिसर में स्केटबोर्डिंग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। ये पॉलिसी यूथ के डेडिकेशन, स्किल और शारीरिक रिस्क को स्वीकार करने की इच्छा पर विचार करने में अनसक्सेसफुल रही, और इसके बजाय उनके व्यवहार को अपराधी बना दिया। एक एग्जाम्पल के अनुसार ऑडिबल मदर्स खुद से, बच्चों से और स्वयं शैतान के साथ एक समझौता करती हैं। उनकी ये डील या समझौता होता है कि सबसे बढ़कर मुझे कभी मत छोड़ो, बदले में मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी। जैसे जैसे आप बिना मैच्योरिटी के बड़े होते जाते हैं, आप बेकार और बिटर हो जाएंगे, लेकिन आपको कभी कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ेगी, और आप जो कुछ भी गलत करते हैं वो हमेशा किसी और की गलती होगी। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के माध्यम से ही एक व्यक्ति विकसित हो सकता है, जहां वो जीवन की चुनौतियों के प्रति फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप कर सकता है। कई सामाजिक मानक और जीवन संहिताएं लोगों को विशेष पर्सपेक्टिव और एटीट्यूड रखने की डिमांड करती हैं। इन पर्सपेक्टिव्स और विशेषताओं को विकसित किए बिना दुनिया की मांगों को पूरा करना अनबिलीवेबल रूप से कठिन हो सकता है। पीटरसन ने ये आर्गुमेंट दिया कि ये एक गलती थी, और सजेशन दिया कि ये किसी भी इंस्टेंस के लिए सच है जहां हम लोगों के एक सर्टेन ग्रुप को बदनाम करते हैं, एक ग्रुप को होलिस्टिक रूप से स्टिग्मेटाइज करने के बजाय, जैसा कि सभी पुरुष ट्रैश हैं जैसे स्टेटमेंट से इलस्ट्रेटेड है। हमें नए वर्ल्ड व्यू और प्रतिभाओं को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए जो हमारे अपने से अलग है। और अल्टीमेटली ये एक वर्ल्ड व्यू है जो हमारे समाज को ऑपरेट करता है, क्योंकि ये हमें ऐसे नियम बनाने के लिए इनवाइट करता है जो विभिन्न लोगों द्वारा लाए जा सकने वाले अच्छे गुणों को दबाए बिना हमारी रक्षा करते हैं। हायरार्कीज द्वारा डिफाइंड दुनिया में कई व्यक्तियों को अपने समाज में हाई रैंक वाले पदों और पोजीशंस के लिए कोशिश करने के लिए इंस्पायर किया जाता है। इसलिए लाइफ रूल्स के इस रूल में हमने बात की है कि युवा स्केटबोर्डर्स को परेशान न करें। इसलिए चाहे वो स्केटबोर्डर्स हों या पुरुष, लगातार और आक्रामक हों, हमें बिहेवियर को तब तक अपराधी नहीं बनाना चाहिए जब तक कि ये एक्टिव रूप से किसी और को चोट न पहुंचा रहा हो, क्योंकि तब ये वास्तव में समस्या का हिस्सा है। हालांकि इन पदों की तलाश करने वालों को हायरार्की के टॉप पर पहुंचने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। केओस से बिना किसी तरह के दाग या गिल्ट से उभरने की कैपेबिलिटी लैडर के टॉप पर उन्हें डिफाइन करती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करने की या उसे दबाने की कोशिश नहीं करें, खासकर बच्चों के साथ। उन्हें उनके नेचर के साथ ही बड़े होने दें, और उन्हें उनकी ही तरह से बढ़ने दें, क्योंकि आप उन्हें सप्रेस करके उनके नेचर को डिस्टॉर्ट करते हैं। इस सीरीज के अगले भाग में हम बात करेंगे एक और रूल की, जो है ह्यूमिलिटी के बारे में, और कैसे हमें जिंदगी के हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। आप साथ आ रहे हैं ना?
सेलिब्रेट लिटिल थिंग्स ऑफ जॉय। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पल्लवी भारती और आप मेरे साथ सुन रहे हैं पीटरसन की इस किताब की ऑडियो बुक समरी जिसका नाम है 12 रूल्स ऑफ लाइफ। दोस्तों, फाइनली हम लाइफ के रूल्स के कंक्लूजन की ओर आ रहे हैं। अच्छा, जब आप कभी टहलने जा रहे हों और आपके दिमाग में कई तरह के विचार घूम रहे हों और तभी आपको एक बिल्ली दिखाई दे, तो 15 सेकंड के लिए सही पर आपके दिमाग के सभी विचार थम जाएंगे और आपका ध्यान उस बिल्ली की तरफ चला जाएगा। और तब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि प्राणी होने का मतलब है उसके साथ हमें तमाम तरह की परेशानियों और दिक्कतों को झेलना। आप उनसे बचकर भाग नहीं सकते। हम पहले ही इस फैक्ट के बारे में बात कर चुके हैं कि जीवन अक्सर दुखों से भरा होता है, लेकिन ये याद रखना इम्पोर्टेंट है कि जीवन में कई तरह की खुशियां भी हैं जिनसे वो भरा हुआ है। बस इन दोनों फैक्टर्स में मुख्य अंतर यह है कि जहाँ उदासी अक्सर हमें बहुत ज़्यादा घेर लेती है, हम उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते रहते हैं और ख़ुद को उदास रखते हैं या परेशान रखते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें खुशी ढूंढने के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि हमें जीवन में इन छोटी छोटी खुशियों को ढूंढना ही चाहिए। पीटरसन ने दुनिया में दुख के लेवल और मानव जाति पर इसके इफ़ेक्ट की गहराई से खोज की है। पीटरसन ये बात इतनी अच्छी तरह से इसलिए जानते हैं क्योंकि उनकी बेटी 6 साल की उम्र से गंभीर गठिया की बीमारी से जूझ रही है। इस डीजेनरेटिव बीमारी ने उसके बचपन को बहुत ज़्यादा दर्द, बार बार इंजेक्शंस और पूरे जोड़ों को बदलने के लिए कई इन्वेजिव सर्जरीज से भर दिया। यानी ऑलमोस्ट हर पल एक नई टेंशन। अभी जब आप इसके बारे में सुन रहे हैं तो आपको लग रहा होगा और आप महसूस कर रहे होंगे कि लाइफ कितनी अनफेयर है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। एक मासूम बच्चे को इतना दर्द झेलने में कुछ भी सही नहीं है। लेकिन पीटरसन ने जोर देकर कहा कि इन मोमेंट्स की डार्कनेस को जीवन में अच्छाई की तलाश करने के लिए हमारी इंस्पिरेशन को हमें और मजबूत करना चाहिए। इसलिए इस सीरीज के इस आखिरी रूल में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हम वल्नरेबल बने और इस वल्नरेबिलिटी का इंसान के नेचर में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसे समझें। इस रूल में बिल्लियों का मेंशन काफ़ी सिली लगता है पर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पीटरसन कहते हैं कि बिल्ली को पालना जीवन में छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देने के बराबर है, जो काफ़ी अनरीजनेबल लग सकता है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन के कॉज को डिफाइन करने में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट निभाता है। इसीलिए जीवन के इस रूल नंबर 12 में वो कहते हैं कि जिंदगी में मिलने वाली छोटी छोटी खुशियों का हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। अपने खुद के एक्सपीरियंस से पीटरसन ने पाया कि जब आप रिलेंटलेसली पॉजिटिव होते हैं, यानी कि किसी भी सिचुएशन में खुद को एक आशा के साथ बांधे रखते हैं और छोटे छोटे अचीवमेंट्स को बड़ा मानते हैं और उनके लिए शुक्रगुजार होते हैं, तो यही पॉजिटिविटी हमें उस प्रॉब्लम या दुख की डार्कनेस से बाहर निकलने में मदद करती है। और शायद अगर ये हमें बाहर निकालने में कामयाब न भी हो, फिर भी ये उस डार्क टाइम में हमें कंपोज रखने में हेल्प करती है। और यही ऐसे कठिन समय में स्ट्रांग रहने का एक लौता तरीका है। यदि हम पीटरसन की ही बात करें तो वो अपनी बेटी की परेशानियों और दुख से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थे, लेकिन फिर भी वो इस बात के लिए थैंकफुल थे कि कई सालों के दर्द और तकलीफ के बाद उनकी बेटी को एक फिजियोथेरेपिस्ट मिला, जो कि उसे और ज़्यादा मोबिलिटी अचीव करने में और काफ़ी हद तक एक बहुत नॉर्मल लाइफ डेवलप करने में और उसके दर्द को काफ़ी हद तक कम करने में बहुत सक्सेसफुल, बहुत हेल्पफुल और केपेबल था। हालांकि पीटरसन ये बात जानते थे कि अभी पूरी तरह से वो अपनी तकलीफ़ों के जंगल से बाहर नहीं आई है और उसकी लाइफ में आगे आने वाले सालों में रास्ते में अभी और भी बहुत सारी दिक्कतें और कठिनाइयाँ पैदा हो सकती हैं। लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की लाइफ की छोटी छोटी मर्सीज, यानी उसकी लाइफ की छोटी छोटी ब्लेसिंग्स के लिए ग्रेटफुल थे। और उसी ग्रेटफुलनेस ने उन दोनों को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनाए रखा। लोगों को ये एहसास होता है कि लाइफ में ऐसे कई मौके आते हैं जब उन्हें अपनी लिमिटेशंस के कारण दूसरे लोगों से प्यार हो जाता है। लेकिन एक सबसे अच्छा तरीका है जिसमें इंसान दूसरे लोगों से प्रेज और कंपैशन गेन कर सकता है, और वो तरीका होता है हम्बलनेस, यानी विनम्र होना और बिना किसी मतलब के या अननेसेसरी किसी को इम्प्रेस या इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स और इन्फ्लुएंस करने से बचना। दूसरे लोगों के लिए हमारा प्यार आमतौर पर बिना शर्त या कहीं अनकंडीशनल हो सकता है। हालांकि ऐसे उदाहरण भी हैं जिसमें दो लोगों के बीच प्यार किन्हीं खास शर्तों की वजह से भी हो सकता है, जो कि सिर्फ उन दोनों लोगों के बीच में उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो। और ये वो दो लोग होते हैं जो एक दूसरे को म्यूचुअली
विशेष और मीनिंगफुल पाते हैं। कुछ लोगों में किसी विशेष इंसान को प्यार करने की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, जबकि हो सकता है कि बाकी दूसरे लोग उस इंसान को नापसंद करते हों। और जब कोई क्राइसिस आती है तो इंसानों को अन्य लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ख़तरे के समय हम्बल और रीजनेबल होने के चैलेंजेस को कम करने में मदद मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। सभी लोगों के पास यूनिक स्ट्रेंथ्स और अपनी लिमिटेशंस के अलग अलग लेवल्स होते हैं। ये ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है कि ये लिमिटेशंस हमेशा इंडिविजुअल वीकनेस से कुछ ज़्यादा अलग नहीं होती हैं। ऐसे कई नेचुरल फैक्टर्स हैं जो इंसानों को प्रॉब्लम्स की ओर लेकर जाते हैं, लेकिन ऐसे में दूसरों के सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज़ भी काफ़ी हैं। हालांकि इनमें से कुछ लिमिटेशंस को रिस्पेक्ट करना नेसेसरी है, और इसीलिए पीटरसन लोगों को एडवाइस करते हैं कि आप किसी भी तरह की सैडनेस में फंसने से बचिए और हमेशा उन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो कि आपको खुशी दे सकती हैं। जैसे रास्ते में मिलने वाली उस प्यारी बिल्ली को पालना या उसके साथ थोड़ा आप समय बिताना। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने बात की जीवन के ऐसे 12 नियमों के बारे में जो शायद सुनने में छोटे और अजीब लग सकते हैं, लेकिन जब आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में अपना लेते हैं तो यही नियम हमारी लाइफ को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो इस सीरीज़ के लास्ट भाग में हम ये सारे नियम एक बार फिर से दोहराएंगे और समझेंगे और सोचेंगे कि आखिर कैसे इनके साथ अपने जीवन को एक नयापन देना है। आप हमारे साथ बने रहें। कंक्लूजन। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ पल्लवी भारती, और अब हम पहुँच गए हैं इस ऑडियो बुक समरी के आखिरी भाग में। देखिए, जीवन कंफ्यूज करने वाला हो सकता है, और धरती पर हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम ये पता लगाने में बर्बाद हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए और हम सही डिसीजंस कैसे ले सकते हैं। हालांकि जॉर्डन पीटरसन को उम्मीद है कि हम अपने पास्ट के सवालों और गलतियों से सीख सकते हैं और 12 सरल नियमों के माध्यम से अपने जीवन को जी सकते हैं। ऐसे नियम जो हमारी लाइफ से ये शायद हटा सकते हैं और हमें एक खुश और बेहतर ज़िंदगी दे सकते हैं। इस पूरी सीरीज़ में हमने इन 12 नियमों के बारे में जाना, तो आइए एक बार फिर से हम उन्हें दोहराते हैं और उन सभी 12 रूल्स को थोड़ा और सोचते हैं कि उन्हें लाइफ में कहाँ कहाँ और किस तरह से अप्लाई करना है। आखिर एक खुश और ऑर्गेनाइज लाइफ किसे नहीं चाहिए, है ना? सबसे पहले बात करते हैं पहले रूल की, जो बात करता है आपके पोस्चर के बारे में, और हमसे कहता है कि हमें अपने पोस्चर पर ध्यान देना चाहिए। झुका हुआ और थका हुआ पोस्चर छोड़ देना चाहिए। आपके मन में जो है उसे खुलकर कहना चाहिए। हमें हमेशा अपनी इच्छाओं को ऐसे प्रकट करना चाहिए जैसे कि वो हमारा राइट हो, एटलीस्ट दूसरों के सामने। हमेशा तन कर चलें और अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहें। आपकी नज़र सीधे एम पर होनी चाहिए। अपने आप को फियरलेस बनाने के लिए हर डेयर करते रहें, और हमेशा अपने आप को एक कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट करें जैसे कि आप दुनिया की हर मुसीबत और परेशानी को झेलने के लिए और उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। दूसरा रूल हमसे कहता है कि हम अपने पालतू जानवरों का बहुत ख्याल रखते हैं, और जब वो बीमार हों तो हम उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं रखते। लेकिन जब बात हमारी खुद की आती है तो हम अपने आप को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि हम खुद को भी प्रायोरिटी दें और अपना खुद का ख्याल रखें। और अगर हम वाकई में ऐसा करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम खुद की रिस्पेक्ट करें। अगर हम दुनिया में अपनी एक जगह बनाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम अपना भी वैसे ही ख्याल रखें जैसे कि हम दूसरों का रखते हैं। आफ्टर ऑल, चैरिटी बिगिंस एट होम। तीसरे रूल में हम बात करते हैं कि हमें अपनी संगति कैसी रखनी चाहिए। हमें ये याद रखना होगा कि हम वैसे ही बन जाते हैं जैसे लोगों से हम घिरे रहते हैं। अगर हमारी कंपनी गलत है या ख़राब है तो हम भी एक ख़राब व्यक्तित्व के इंसान बन जाएंगे। हमें लाइफ में ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो कि हमारी तरक्की में हमारा साथ दें और हमें आगे बढ़ता देखकर खुश हों, ना कि ऐसे लोग हों जो कि खुद आगे बढ़ें और हमें पीछे खींचने के मौके ढूंढते रहें, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी आपके शुभचिंतक नहीं हो सकते। चौथा रूल हमें बताता है कि इस दुनिया में हर टाइम कहीं ना कोई ऐसा होगा जो हमसे शायद किसी ना किसी चीज़ में बेटर होगा, चाहे वो लुक्स हो, करियर हो, पैसा हो या रिलेशनशिप्स हो। और जब आप ऐसे लोगों को देखते हैं तो आपने लाइफ में कितना ही कुछ क्यों ना अचीव कर लिया हो, पर आप हमेशा खुद को उनसे कम या इन्फीरियर ही समझते हैं। आपको इसके बजाय इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आपकी सराउंडिंग्स कैसी हैं।
आप कल जिस जगह पर थे अभी भी वहीं पर हैं या उससे कुछ अलग हैं या कहीं ऊपर हैं। आपको ये नहीं सोचना कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या वो अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। आप ही आपका सबसे बड़ा कंपटीशन है, और अगर आप अपने बीते हुए कल से आज बेहतर पोजीशन में हैं, तो इसका मतलब है कि आप तरक्की की राह पर हैं। पांचवा रूल बात करता है हमारी पेरेंटिंग स्किल्स की। वो कहता है कि बच्चे सोशल कल्चरल स्किल्स के साथ पैदा नहीं होते, हमें उन्हें ये सिखानी पड़ती है कि आखिर ये दुनिया कैसे काम करती है, या फिर उन्हें इस दुनिया में जगह कैसे बनानी है अपनी। अगर माता पिता अपने बच्चों के लिए कुछ बाउंड्रीज सेट नहीं करते हैं, तो उनके बच्चे आगे चलकर कहीं खो ना जाएं, कुछ ऐसा ना कर बैठें जिससे कि उनके माता पिता को दुख पहुंचे। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को समाज के नियम समझाएं। छठा रूल हमें समाज और हमारा आईना दिखाता है और हमसे कहता है कि दूसरों में दोष ढूंढने से पहले ये ज़रूरी है कि हम अपनी गलतियों को दूर करें। ये कहता है कि लाइफ में सेटबैक्स और सफरिंग कोई भी नहीं टाल सकता। कुछ लोग इन सफरिंग्स को इग्नोर कर देते हैं या उनके प्रति गुस्सा दिखाते हैं। कुछ बहुत ही ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं। पर ऐसे लोग भी हैं जो कि इन तरीके की सिचुएशंस में खुद को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करते हैं। वो अपने पास्ट को मान लेते हैं और उसे ठीक करने की, या एटलीस्ट अपने प्रेजेंट को सुधारने की और उसे पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं, और वही लोग सफल होते हैं। रूल नंबर 7 हमें बताता है कि आखिर लाइफ में हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए। ये रूल कहता है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को या दुखों को एक बहाना या ढाल बनाकर एक केयरलेस लाइफ जी सकते हैं, या हर वक्त ये रटते रहना, या फिर हम कुछ ऐसा मीनिंगफुल कर सकते हैं जिससे कि हमारा ये दुख कम हो जाए या ख़त्म हो जाए। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम लाइफ में मोमेंट्री खुशियों के पीछे भागने में उसके साथ फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स और परेशानियों को निगलेक्ट न करें। आखिर लंबी रेस का घोड़ा वही होता है जो आगे की सोच कर चलता है। रूल नंबर 8 ये कहता है कि हम सब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं खुद से और दूसरों से झूठ बोलते हैं। लेकिन हम ये झूठ क्यों बोलते हैं? हमें समझना होगा कि यदि हमारी लाइफ वैसी नहीं है जैसे हमें चाहिए, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी एक झूठ की दुनिया बनाकर उसमें जीने लगें। इससे बेहतर है कि हम सच बोलें। अगर आप खुद को कमज़ोर, डेस्परेट या कंफ्यूज्ड स्टेट में पा रहे हैं, तो सच बोलने की कोशिश करें, दूसरों से भी और ख़ुद से भी। और अगर सच नहीं बोल सकते तो कम से कम झूठ तो मत बोलिए। रूल नंबर 9 हमें सिखाता है कि हमें अपनी वाहवाही में ये नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया में हमें सब कुछ नहीं पता होता। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जिस भी इंसान से हम मिलते हैं उसे किसी न किसी विषय में हमसे ज़्यादा जानकारी होती है। इसलिए ज़रूरी यह है कि जब आप कहीं हों तो सिर्फ बोलें नहीं, बल्कि दूसरों को सुने, क्योंकि तभी आप ज़िंदगी में सही नॉलेज ले पाएंगे। रूल नंबर 10 हमसे कहता है कि हम अक्सर अपनी प्रॉब्लम्स को डीपली एनालाइज नहीं करते, इस होप में कि वो अपने आप ही एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन ऐसा करने में हम भूल जाते हैं कि उसके ख़त्म होने तक हम कितने सारे डाउट्स और अनसर्टनटीज से घिरे रहेंगे, जो कि कहीं ना कहीं हमारे फेल होने का कारण होंगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी बात कहें और स्पष्ट रूप से कहें, ताकि दूसरे उसे क्लियरली समझ सकें और सल्यूशन ढूंढने में आपकी मदद कर सकें। रूल नंबर 11 बात करता है कि सोसाइटी में एक हायरार्की सिस्टम एग्जिस्ट करता है, जिसका होना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान का, उसकी हर रेस का अपना एक नेचर होता है, जिसका होना पूरी तरह से सही है। इसलिए हमें उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को वैसे ही बढ़ने देना चाहिए जैसा कि उनका नेचर है, यानी लड़कों को लड़कों की तरह और लड़कियों को लड़कियों की तरह। और आखिरी यानी 12वां रूल कहता है कि लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम से भरी हुई है। लेकिन हमें इनसे घबराना नहीं है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उन छोटी छोटी खुशियों को इग्नोर ना करें, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो। हम उन छोटी छोटी खुशियों को ढूंढें और उनके लिए ग्रेटफुल रहें। और अगर हम इन सभी 12 नियमों को अपनी लाइफ में धीरे धीरे अपना लेते हैं, तो हम देखेंगे कि हम बहुत सारी अननेसेसरी टेंशन्स और प्रॉब्लम्स से खुद को दूर रख पाएंगे। तो ये थी जॉर्डन पीटरसन की किताब 12 रूल्स ऑफ लाइफ की ऑडियो बुक समरी। मैं हूँ पल्लवी भारती, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक समरी से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगली बार